आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने क्रम से करेंगे, पहले हिस्ट्री को हम चलेंगे, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री तक जाएंगे, पॉलिटी हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे, आपको पिछली कक्षा पता चलेगी तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें उसी तरह से, ज्योग्राफी एकदम शुरुआती दौर से जो इनिशियल स्टेज से क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका जो पोर्ट टाउन था, जो बंदरगाह था, वो कौन सा था? तो बंदरगाह कौन सा था? तो क्या कहेंगे भैया, बंदरगाह था आपका लोथल, और लोथल किस राज्य में था ये बताएंगे। लोथल भैया गुजरात में था, भोगवा नदी के किनारे था, रोपड़ पंजाब में था, ये सतलज नदी के किनारे था आपका। कालीबंगन की अगर हम बात करते हैं ये राजस्थान में था, कालीबंगन राजस्थान में था, और मोहनजोदड़ो ये दोस्त आपका सिंधु नदी के किनारे कहां पर है? ये आपका पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में। अब हम दोस्तों बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, बड़े ध्यान से करनी है, एक कक्षा रोज 2 घंटे होगी, बड़े अच्छे से हम टारगेट कर सकते हैं। मुझे बताइए कि ये लोग जो पूजा करते थे वो कौन से देवता की, वर्षिप किस देवता की करते थे? तो पूजा आप बोलेंगे पशुपतिनाथ की करते थे। किसकी? पशुपतिनाथ की करते थे। पशुपतिनाथ जिनको हम साथी कई जगह शिव जी के बारे में भी इनसे रिलेट किया गया है। और एक आपका उर्वरता की देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कौन थी? माता देवी, उनकी पूजा करते थे, ठीक है, वर्षिप इनकी करते थे। अगर हम काल बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो है आपका 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, क्या बोलेंगे? 1750 बीसी, ये समय बताया जाता है परीक्षा में, यही आपको उत्तर भी देना है। तीसरा, मुझे बताइए इनकी जो इंपोर्टेंट क्रॉप्स थी, मुख्य फसलें कौन सी थी? इंपोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी थी, मुख्य फसलें कौन सी थी? तो आप कहेंगे भैया जौ और गेहूं थी। कौन सी थी? जौ और गेहूं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही कपास की खेती भी शुरू हुई। अगर मैं बात करता हूं ये कौन सी धातु का प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज टाइम का हम बोलते हैं, कांस्य युगीन बोलते हैं। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी आपका, यानी ब्रॉन्ज का यूज करते थे आपका, इसका ब्रॉन्ज का यूज करते थे आपका। अगर मैं बात करूं इनकी जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो कैसी थी, ग्रामीण या नगरीय? तो आप बोलेंगे भैया वो अर्बन थी, नगरीय थी। कैसी थी? अर्बन थी या नगरीय थी? ये 5 इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको परीक्षा के लिए याद रखने हैं, ठीक है। फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा था? तो मुझे बताइए 1921 में किसकी खोज हुई थी दोस्त? 1921 में दोस्त आपका हड़प्पा की खोज हुई। और किसने की थी? ये आपका रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने खोज की थी आपका। अगर हम बात करते हैं 1922, अगले ही वर्ष एक और इंपोर्टेंट खोज हुई, ठीक है, वो हुई थी आपका किसकी? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? ये प्रश्न मेरा आपसे है। मोहनजोदड़ो को किसने खोजा? तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो को भैया राखलदास बनर्जी ने खोजा था। किसने? राखलदास बनर्जी। ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रख लेना है, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने खोजा था। और यही मोहनजोदड़ो है जिससे क्या मिला था दोस्त हमको? यहीं से हमको वृहत स्नानागार, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ, वृहत स्नानागार यहीं से हमको प्राप्त हुआ था। ग्रेट बाथ जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट बाथ, इसको हम कहते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है, वृहत स्नानागार यहीं से हमको प्राप्त हुआ। ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न और बार-बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो से ही साथियों को क्या प्राप्त हुई थी? कांस्य की नर्तकी, एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कांस्य नर्तकी, नर्तकी मतलब नाचने वाली, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमको यहीं मिली। किस धातु की बनी हुई थी? कांस्य की बनी हुई थी। कौन सा मेथड आपका इस्तेमाल किया गया था? तो लुप्त मोम विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड उसको बोलते हैं। लॉस्ट वैक्स मेथड का इस्तेमाल करके, यानी कि लुप्त मोम विधि का इस्तेमाल करके, यूपी पीएससी पैट ने पूछा था, लुप्त मोम विधि का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और दोस्त यहां पर मैं टारगेट करूंगा उन सारे टॉपिक्स को जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, जो बेवजह की चीजें हैं, जो किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाता। करने को हम तो पूरे डेटा को कई वर्षों तक बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई परीक्षा से लेना देना नहीं, उस डेटा का जिक्र हम इस कक्षा में बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एक साथ इंडेक्स है, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 को मिलाना है इस लिस्ट को इससे। यहां पर नदियों के नाम दिए गए हैं और उनको आज किस नाम से पुकारा जाता है, ये नाम दिया गया है। तो सरस्वती नदी को आज किस नाम से पुकारते हैं हम? घग्गर के नाम से जाना जाता है। परशुनी नदी को आज किस नाम से जानते हैं? रावी रिवर के नाम से जाना जाता है। सतोदरी को आज साथी आपका सतलज कहा जाता है। और विपाशा को दोस्त आपका व्यास कहा जाता है। तो क्या क्रम बनेगा जरा बताएंगे? 5 1 5 1 3 2, 5 1 3 2, यानी ऑप्शन बी एकदम से सही होगा। जैसे दोस्त प्राचीन नदियों के और भी नाम है, जैसे मैं कहूं आपसे कि सदानीरा एक प्राचीन नाम था, आज इस नदी को क्या कहते हैं? सदानीरा को आज क्या कहा जाता है? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। तो आप कहेंगे गंडक रिवर के नाम से इसको जाना जाता है, गंडक। जैसे मैं आपसे बोलूं वितास्ता, वितास्ता किस नदी का पुराना नाम था? तो वितास्ता अगर हम बात करते हैं ये झेलम का प्राचीन नाम था, आज इसको हम झेलम के नाम से जानते हैं। गोमल की अगर हम बात करते हैं, गोमल किस नदी का प्राचीन नाम था? तो गोमल आप कहेंगे गोमती। और मुझे बताइए यूपी का कौन सा शहर है, प्रसिद्ध शहर है, जो गोमती नदी के किनारे बसा है? यूपी का कौन सा प्रसिद्ध शहर है? अगर हम बात करें अस्किनी, अस्किनी एक प्राचीन नाम है जिसको आज हम चेनाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो कि पंचनद का एक हिस्सा है। सिंधु की सहायक नदियां जो है 5 नदियां, जिनको सिंधु की नदियां बोलते हैं, रावी, झेलम, व्यास, तो उनमें से एक चेनाब भी है, उसका पूरा नाम अस्किनी था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो गोमती के किनारे बहुत सारे दोस्तों ने उत्तर दिया लखनऊ, 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 और ठीक उत्तर है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र क्या बोलेंगे? ये जो प्रसिद्ध मंत्र है आप सब जानते होंगे, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो प्रसिद्ध मंत्र है ये सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र पहली बात तो याद रखना, इसके जो रचयिता है वो कौन थे? ऋषि विश्वामित्र थे। कौन थे? गायत्री मंत्र के रचनाकार है, प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, आप कहेंगे विश्वामित्र। और ये सबसे पहले इसका वर्णन कहां पर मिला? तो गायत्री मंत्र क्या भगवद गीता में है, क्या अथर्ववेद में है, या फिर ऋग्वेद में है? क्या बोलेंगे भैया? ऋग्वेद में है। क्या बोलेंगे? ऋग्वेद में। मुझे बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में है ये? क्योंकि अगर मैं ऋग्वेद में कुल मंडल आपसे पूछूं, मंडल का मतलब होता है कि कुल कितने चैप्टर्स में वो बटा हुआ है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, कुल 10 मंडल है, जिसमें से साथी आपका जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल है, उसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। अगर मैं बात करता हूं आपसे, जो 7वां मंडल है वो किसके बारे में बताता है? वो दशराग युद्ध के बारे में बताता है कि एक राजा थे दशराग जिनका नाम था, और उन्होंने इकट्ठे 10 राजाओं को हराया था। क्या बोलेंगे? 10 राजाओं को हराया था। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र आप बोलेंगे भैया सूर्य देवता को। किसको? सन को डिवोटेड है, सूर्य देवता को ये समर्पित है। किसको? डिवोटेड टू सन। किसको समर्पित है दोस्त? आपका सूर्य देवता को ये समर्पित है, ये आपको पता ही होना चाहिए। मुझे बताइए कि जो सोम देवता का जिक्र आता है वो किस मंडल में आता है? जो सोम देवता है, गॉड सोम, तो उनका जो जिक्र है दोस्त आप बोलेंगे भैया वो 9th मंडल में, किसमें? 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है, ठीक है। कुल मंडल जैसे मैंने बताया आपको 10 है। इस 10 में से जो आपका 2 से 7 तक मंडल है उनको कहा जाता है वंश मंडल। ऋग्वेद के कौन से मंडल हैं जिनको वंश मंडल कहा जाता है? या कौन से आपका बोले 2 3 4 5 6 और 7 को कहा जाता है? अब आपसे पूछे ऋग्वेद को किस भाषा में लिखा गया था? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? आपसे पूछूं ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है बताएंगे एक बार। तो ऋग्वेद किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में क्या बोलेंगे? किसकी लिपि जो थी वो लिपि ब्राह्मी थी। भाषा नहीं पूछ रहा है, लिपि होता है लिखने का तरीका। जैसे आज जो हम हिंदी लिखते हैं या मैं जो हिंदी लिख रहा हूं, ये कौन सी लिपि है? तो ये है तो हिंदी, लिपि कौन सी? देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। मुझे बताइए साथी, अगर मैं आपसे पूछूं वेदों की कुल संख्या कितनी है? और वेद कितने हैं दोस्त आपसे पूछूं मैं, तो आप कहेंगे 4 हैं। कौन कौन से हैं दोस्त? आपका ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद के बाद में आपका सामवेद है, क्या बोलेंगे? सामवेद है। यजुर्वेद है भैया आपका, क्या बोलेंगे? यजुर्वेद है। और एक है आपका क्या बोलेंगे? अथर्ववेद, क्या बोलेंगे? अथर्ववेद है। मैं आपसे पूछूं दोस्तों वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे 6 वेदांग। पूछ लेता है कि कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, कल्प, कल्प, ज्योतिष है आपका, जो ज्योतिष के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष। व्याकरण है जो लिखना सिखाता है, व्याकरण। निरुक्त है जो उच्चारण आदि को बताता है, और एक आपका छंद जो वाक्य रचना को बताता है, सेंटेंस मेकिंग को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका, अगर बात करते हैं वेदांगों की संख्या कितनी है, वो आपका 6 है। मैं पूछूं पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है आपका? तो आप बोलेंगे पुराणों की संख्या भैया 18 है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 सबके लिए लिखे गए, जैसे आपने देखा होगा आपका गरुड़ पुराण है, आपका शिव पुराण है, उस तरह से मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्त इन सबके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है उपनिषदों की संख्या। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद यानी जो गुरु के समीप बैठे, उपमाने निकट, निषद किसके? गुरु के। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। कुल भाग मिलाकर के उसके हालांकि 111 हो जाते हैं, लेकिन कुल संख्या कितनी है उनकी? 108 है उपनिषदों की। लेकिन आपसे पूछे कि महत्व के उपनिषदों की संख्या कितनी है, जिनका महत्व है वो दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट,
नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता, जिसको उसके पिता ने क्या कर दिया कि जब वो दान कर रहे थे तो वो हर बात पे प्रश्न पूछता था, उनके पिता बूढ़ी गाय को दे रहे थे, तो लगा कि बूढ़ी गाय को दान करने से मेरे पिता को जो है पाप लगेगा, तो उसने पिताजी को कहा कि भाई इन गाय को दान ना करें, और क्यों कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न किए, तो उन्होंने किसको दे दिया उसको? उन्होंने बोला, अंत में बोलता है कि मुझे किसे दोगे? नचिकेता अपने पिता से, तो उसके पिता कहते थे कि तुझको यमराज को दूंगा। तो वो फिर यमराज के पास जाता है, 3 दिन तक वहां भूखा प्यासा इंतजार करता है, तो वो 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तो उन 3 वरदानों में एक तो मेरे पिता मुझसे प्रसन्न रहे, ठीक है, जाकर मेरे पिता मुझ पर नाराज न हो, और बाकी उसमें मृत्यु के बारे में जाना कि मृत्यु क्या है, आत्मा होती भी है या नहीं होती है। ये जो संवाद है, ये इसको बोलते हैं यम नचिकेता संवाद, ठीक है, इसी का नाम आता है यम नचिकेता संवाद। किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है कि 12 साल के बच्चे नचिकेता इतनी मेधावी तरीके से प्रश्न पूछता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तमसो मां ज्योतिर्गमय हमें कहाँ पर जिक्र मिलता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस बोलते हैं अंधेरे को, बोलता है कि मुझको तुम अंधेरे से किसकी तरफ? ज्योति, उजाले की तरफ ले चलो। जैसे ओम शब्द है, इनका जिक्र हमको किस उपनिषद में मिलता है? तो ये दोनों जिक्र मिलते हैं हमको किसमें? वृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? वृहदारण्यक उपनिषद में ये जिक्र मिलता है। और वृहदारण्यक उपनिषद की बात महत्वपूर्ण ये है कि 108 उपनिषदों में ये सबसे बड़ा है। क्या है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। अब मैं आपसे पूछूं, सबसे बड़ा उपनिषद है ये, मुझे आपसे प्रश्न पूछना है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद बड़ा पूछा जाता है, 108 उपनिषदों में सबसे जो छोटा उपनिषद है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा जो उपनिषद है दोस्त वो है आपका, क्या बोलेंगे? सबसे छोटा उपनिषद है जी मांडूक्योपनिषद। क्या बोलेंगे? मांडूक्योपनिषद है आपका सबसे छोटा। और जैसे सत्यमेव जयते से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया कथन था, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। क्या बोलेंगे? मुंडक उपनिषद से। सत्य की ही सदा विजय होती है, अंतिम विजय किसकी होती है? अंतिम विजय सत्य की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? यानी कि प्रोज में भी और पोएट्री दोनों में लिखा गया है? तो क्या बोलेंगे भैया? ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में हम बात कर चुके हैं, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जी भी है। क्या वो सामवेद है? सामवेद से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा वेद है जो संगीत से संबंध रखता है? किससे? संगीत से संबंध रखता है। और यजुर्वेद वो वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। अथर्ववेद किस बारे में बताता है? ये तंत्र मंत्र के बारे में बताता है, जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र के बारे में। और यजुर्वेद किसके बारे में बताता है? कि जो यज्ञ संबंधी विधि होती है, यज्ञ संबंधी विधि है, देवताओं का आह्वान किस प्रकार होगा, यज्ञ संबंधी विधि को ये बताता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा दोस्त, जब वेदों को लोग नहीं समझ पाए, उनकी भाषा को जटिल लिखी, तो वेदों को ही समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथों से प्रश्न पूछा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों से कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? जैसे प्रश्न पूछा जाएगा सतपथ, सतपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका संबंध किस वेद से है? सतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे यजुर्वेद से ही उसका संबंध है। किससे? यजुर्वेद से ही उसका संबंध है। जैसे गोपथ है एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ये किसको स्पष्ट व्याख्या करने के लिए आया? तो आप बोलेंगे भैया अथर्ववेद की व्याख्या करता है। किसकी? अथर्ववेद की ये व्याख्या करता है, आपको पता होना चाहिए। ऐत्रेय किसके लिए आया? ऐत्रेय एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए आया? तो आप बोलेंगे वो ऋग्वेद के लिए आया। किसके लिए? ऋग्वेद के लिए आया, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पंचविश की, पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है किसके लिए आया? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है आपका साथी ये सामवेद का। क्या बोलेंगे? सामवेद का। तो ये बड़े चर्चित ब्राह्मण ग्रंथ है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सर आवाज क्या मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है? एक साथी का मैं देख पा रहा हूं कमेंट, मैं साथी जितना तेज बोलता हूं उतना तेज बोल रहा था, जितना मैं 1 बजे बोल रहा था उतना अभी भी बोल रहा हूं। एक बार थम्स अप करके बताइए आवाज ठीक आ रही है? आवाज बढ़ने जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आवाज बढ़ा दें हम इधर से, ठीक है। मैं माइक और पास कर लेता हूं, एक बार थम्स अप करके बताइए जो आवाज आ रही है। ऐसा हो सकता है कि धीमी आवाज आ रही है, क्योंकि मैं बहुत चिल्ला के नहीं बोलता दोस्त, ठीक है। एक बार सेल्फ बदल के देख लें। अभी एक बार बताएंगे कि अभी आवाज ठीक है? हो सकता है कि उसकी इलेक्ट्रिक सेल्स की वजह से हो रही हो। अभी दोस्त बताएंगे कि आवाज अभी ठीक है, थम्स अप कर देना अगर आवाज अभी ठीक हो तो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर देंगे। यहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ तीर्थस्थान है और बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं साथ ही यहाँ पर दी गई हैं, तो उनसे प्रश्न पूछा गया है कि उसका एक मिलान करें। आप लोग करेंगे। गया क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? और सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो गया में तो क्या हुआ था दोस्तों, उनको बिहार में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कुशीनगर में क्या हुआ था? उनको अंतिम समय यहाँ पर था, महापरिनिर्वाण में यहाँ पर। लुम्बिनी में नेपाल में उनका जन्म हुआ था। और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो क्रम क्या बनेगा? 2 4 1 और 3, 2 4 1 3, यानी ऑप्शन बी एकदम से सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्त जन्म के जन्म की बात आती है, तो मुझे बताइए इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ साथी आपका 563 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व तो समझते हैं ना, आज जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 में 563 जोड़ दीजिए, यही बीसी का मतलब है, इतने वर्ष पहले वो पैदा हुए थे। और इनके जो पिता थे, जन्म हुआ था कहाँ पर जन्म हुआ था? इनके पिता का नाम था, कौन थे इनके फादर? इनके फादर थे सुद्धोधन, जो किस साथी आपका डायनेस्टी से संबंध थे? वो साक्य वंश से संबंधित थे, इसलिए इनको कहा गया साक्य सिंह। तो इनका कौन सा वंश था आपका? कौन सा? साक्य वंश। इनकी माता का क्या नाम था और वो किस डायनेस्टी से थी? क्या बोले कि वो किस साइड से थी? तो इनकी माता का नाम था महामाया और इनका जो साथी साइड था वो था आपका क्या? कुलिय, कुलिय डायनेस्टी बोलते हैं, कुलिय वंश से वो संबंधित थी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु हुई, तो महापरिनिर्वाण जो हुआ किस वर्ष हुआ? तो महापरिनिर्वाण आप कहेंगे इनका 483 बीसी में हुआ। कब? 483 बीसी में, ठीक है। और जब 483 बीसी में इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो इस समय क्या हुई थी? पहली बौद्ध संधि, मतलब जब ये खत्म हुआ तभी पहली बौद्ध संधि हुई। अब 4 क्वेश्चन तो बौद्ध संधि से और 4 ही प्रश्न इनके जीवन की घटनाओं से। जैसे जन्म से मृत्यु तक इनकी 4 घटनाएं हैं। एक तो जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर त्याग किया, तो घर त्याग की घटना को क्या कहा गया? दूसरा, घर त्याग करके 6 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करके क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो नॉलेज जो उन्होंने गेन की उस साथी इंसिडेंट को क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में? तीसरा, जब वो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने फिर लोगों को ज्ञान दिया। सबसे पहले उन्हीं लोगों को ज्ञान दिया जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे और वो छोड़कर चले गए थे। और जो उनका अंतिम क्षण है उसको क्या कहा गया है? तो 4 घटनाएं तो ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना जो जन्म है उनका, जन्म है उसको बोला गया है कमल और सांड, उसके साइन बताए गए, प्रतीक बताए गए, कमल और सांड। जैसे घर छोड़ने का उनका प्रतीक बताया गया है घोड़ा, घोड़ा क्या है? उसका साइन है, प्रतीक है, ठीक है। तो जब घर छोड़ा उन्होंने उस घटना को क्या कहते हैं? आप लोगों की तरफ से उत्तर आना चाहिए। तो जब वो अपना घर छोड़ के जाते हैं घटना कहते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति उनको कहां पर हुई? क्या बोलेंगे? बिहार में, बोधगया में, अभी हमने बताया संबोधि। पहला उपदेश कहां पर दिया? ऋषिपत्तनम बोलते थे सारनाथ को, पहले ऋषिपत्तनम, सारनाथ यूपी में। और अंतिम जो घटना है, सॉरी पहला उपदेश, घटना क्या ये बना है? पहला उपदेश उन्होंने दिया, उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और कहां पर किया था धर्म चक्र परिवर्तन? ये सारनाथ में किया था। अंतिम क्षण को ही बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कब हुआ? किस वर्ष में? तो 483 में हुआ। तो 483 में पहला उनकी संगति हुई, बौद्ध धर्म आगे कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पर पहली संगति होती है, तो चारों संगति में कुछ खाली स्थान छोड़ूंगा आपके लिए। ये बौद्ध संगति है दोस्त आपका, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म को आगे महात्मा बुद्ध के बाद में कैसे चलाया जाएगा। तो जो यहाँ पर आपका मीटिंग्स हुई उनको संगतियां बोलते हैं। तो पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी आपका? ये आप बताएंगे। तो पहली कहां पर हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहां पर हुई थी? आप बताइए, ठीक है। तीसरी मैं बता देता हूं आपको, कुछ खाली स्थान में यहाँ पर छोड़ूंगा तो मैं जानूंगा कि हमारे छात्र बहुत होशियार है, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन। अब दूसरी जैसे मुझे नहीं पता कहां पर, तो उम्मीद करूंगा आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो ये जो बौद्ध संगति होती थी, इनके राजा इनको संस्कार देते थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे पहली बौद्ध संगति मैंने जानता कौन थे आपका, दूसरी को जो संस्कार दिया वो कालाशोक ने दिया, तीसरी मैंने जानता कौन थे, और चौथी आप लोग बताएंगे मुझे कौन थे आपका,
कनिष्क के समय पर, किसके समय पर, कनिष्क के समय पर चौथी बहुत संधि हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे आपके कौन, महाकश्यप पहली के महाकश्यप थे, अध्यक्ष में जाते थे। जैसे दूसरी के आपके सभाकामी थे, कौन थे, सभाकामी थे। और तीसरी के दोस्त आपका कौन थे, मोगलीपुत्र थे। और चौथी के कौन थे, ये मैं नहीं जानता, आप बताएंगे मुझे, उम्मीद करेंगे, ठीक है। एक खाली स्थान में तो पूछा जाएगा दूसरी बौद्ध संधि कहां पर आयोजित हुई थी, तो क्या बोलेंगे दूसरी जो बौद्ध संधि भैया वो आपका वैशाली में आयोजित हुई थी। कहां पर, वैशाली। पहली बौद्ध संधि के समय किस राजा के शासनकाल में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। किसके, अजातशत्रु, जिसको हम बोलते हैं ए के, क्या बोलते हैं, ए के। तीसरा कौन था, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संधि हुई। ये है आपका आरवी पी के। और अध्यक्ष मैंने आपको बताया कि महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र। तो चौथी के समय कौन थे आपका, तो आप बोलेंगे चौथी के समय पर भैया वशिष्ठ थे और उपाध्यक्ष थे यहाँ पर अशोक घोष। तो ये 8 जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संबंधित लगातार पूछे जाते हैं, गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी, लगभग का मतलब अब आप जान ही चुके हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये उनके जन्म की तिथि है। और 483 क्या है, जो पहली बौद्ध संधि हुई है, जब पहली बौद्ध संधि हुई है दोस्त, वही क्या है, उनके आपका महापरिनिर्वाण की डेट है। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, भारत में गवर्नर जनरल, इस बार एग्जाम देने जाओगे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम से गवर्नर जनरल से। तो गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम में बनाया गया, तो गवर्नर जनरल नहीं था क्या पद पहले, नहीं, पहले तो सिर्फ गवर्नर हुआ करता था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर है बंगाल का, तो गवर्नर जनरल किया गया 1773, क्या बोलेंगे 1773 में किया गया। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी है गवर्नरों से। तो मैं आपसे पूछूंगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, मुझे बताइए, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आप बोलेंगे कौन था, क्या बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव था, 1765 से 72 तक रहा। और फिर इसी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्या बोलेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये कब हुआ, यही हमारा प्रश्न था, 1773 के एक्ट से बनाया गया। और किसको बनाया गया भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया, किसको, वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया इन्होंने, बंगाल के गवर्नर जनरल को इन्होंने बनाया भारत का गवर्नर जनरल, किसका, भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और वो बनाया 1833 के एक्ट से, जो 1828 से हालांकि शासन कर रहा था। और क्या नाम था, बेंटिक था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, बेंटिक हुआ। और फिर इसी 1857 की क्रांति के बाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लिया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया। तो भारत का पहला वाइसराय पद किस वर्ष आया, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो वाइसराय किस एक्ट से आया था, इंट्रोड्यूस किया गया, तो इंट्रोड्यूस किया गया उसको 1858 के एक्ट से। और कौन बना था भारत का पहला वाइसराय, क्या बता सकते हैं भैया, कैनिंग बना, कौन बना, कैनिंग बना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 1773 का एक्ट आता है जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, तो इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई कि 1774 में क्या बनाया गया, कलकत्ता में क्या बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या बोलेंगे, कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और जिसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस किसको बनाया गया, चीफ जस्टिस किसको बनाया गया बताएंगे, तो आप बोलेंगे एलिजाह इम्पे को भी बनाया गया, किसको, एलिजाह इम्पे को बनाया गया। याद रखेंगे, आपका कभी भी गलती नहीं करनी है, एलिजाह इम्पे को बनाया। अब यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, इसी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को अलग किया गया आपका, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट और आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, भारत का संविधान बनाने के लिए साथी एक संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें जो आपका संविधान परामर्शदाता मतलब क्या है, एडवाइजर, जो एडवाइस देने के लिए थे, तो वो कौन थे एडवाइस देने के लिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बी एन राव थे, या डॉक्टर के एम मुंशी थे, क्या बोलेंगे, श्री बी एन राव थे, कौन थे जी, श्री बी एन राव थे। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास में क्या था फिर, तो इनको बनाया गया था आपका, क्या बोलेंगे, ये प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी बोलते हैं, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन सी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के ये प्रमुख थे। मसौदा समिति के कौन थे, ये आपका अध्यक्ष थे। मैं आपसे पूछूं प्रारूप समिति जो थी दोस्त, इसमें कितने सदस्य थे, जो ये प्रारूप समिति थी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा के लिए, तो आप बोलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर के ये संख्या 7 थी। और गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का, तो आप कहेंगे गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, यानी कि आपका देश की आजादी के 14 दिन बाद में। और बी एन राव कौन हो गए, आपका परामर्शदाता हो गए। अब मैं आपसे पूछूं दोस्त, जैसे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का भी जिक्र है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी आपका, उसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्या बोलेंगे जी 6 दिसंबर 1940 को, क्या बोलेंगे 6 दिसंबर 1940 को, ठीक है। लगभग हर रोज ही बैठकें होती थी। और इस दिन अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो इस दिन चुने गए थे सबसे बुजुर्ग स्थिति को देखते हुए अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट नहीं थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपके सच्चिदानंद सिन्हा, क्या बोलेंगे भैया, इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया आपका। और जब इसके बाद में स्थायी अध्यक्ष के लिए बैठक हुई थी कब, 9 दिसंबर 1940 को। और इस दिन स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, बोलेंगे इस दिन स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए भाई साहब, वो चुने गए थे आपका, जो हमारे विकल्प 2 में लिखे हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। कौन, राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया था, संविधान सभा का पहला संबोधन यानी सबसे पहले कौन बोला था संविधान सभा में, संविधान सभा का पहला जो स्पीच दिया वो किसने दिया था, पहला संबोधन यानी जो फर्स्ट स्पीच है संविधान सभा में वो किसका है, तो आप बोलेंगे कि वो जो स्पीच है भैया संविधान सभा का वो पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। किसका है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जानते हैं इनको, भारत के पहले उपराष्ट्रपति यही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का स्पीच हुआ, ये बात हमको हमेशा याद रख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं जी, नहीं वाजपेयी जी कह रहे हैं कुछ लोग, तो संविधान सभा बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे भैया, 9 दिसंबर होगा, क्या मैंने 9 दिसंबर लिखा, क्या 6 दिसंबर और 9 दिसंबर, क्या बोलेंगे आपका संविधान सभा यहाँ पर साथी आपका दूसरी, सॉरी मैंने 6 और 9 लिखी, यहाँ पर क्या होगा आपका पहली जो बैठक हुई दोस्त वो भी आपका, क्या बोलेंगे जब हमारा स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया तो 9 दिसंबर था, 9 दिसंबर था। और स्थायी अध्यक्ष जब इनको चुना गया तो इनको 11 दिसंबर में चुना गया, 6 को पहली बार ये लोग बैठे थे लेकिन अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, क्या बोलेंगे आपका 9 और 11 होंगे, एकदम से डेट्स होंगे, इनको साथी कट करेंगे। पहली बैठक पहली बार बैठे तो उस टाइम पर नहीं चुने गए, तो पहली बार 6 दिसंबर को बैठे है ना, तो अध्यक्ष चुने गए तो बात याद रख लेंगे। आगे नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, लास्ट जो साथी मीटिंग हुई वो किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसको हम कानून दिवस के नाम से जानते हैं क्योंकि संविधान बनकर तैयार हो गया था। 5 दिसंबर को या 24 जनवरी 1950 को, तो हम लोग याद रखना 24 जनवरी 1950 को। और यही दिन है जिस दिन हमने क्या कर लिया था, राष्ट्रगान को स्वीकार किया, राष्ट्र नेशनल एंथम को जो हमने एक्सेप्ट किया था, नेशनल एंथम जनगण मन उसको हमने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं संविधान सभा ये आपका काम कर रही थी, कुल अधिवेशन कितने थे, कुल अधिवेशन कितने हुए थे, कुल कितनी मीटिंग्स हुई थी, तो कुल अधिवेशन इसमें 11 हुए साथी। संविधान के निर्माण में कितना वर्ष लगा, तो आप सब जानते हैं बड़ा कॉमन सा प्रश्न है कि 2 वर्ष लगे जी, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, ये आपसे मेरा प्रश्न है। तो जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, बनकर तैयार किस दिन हुआ, वो 26 नवंबर को हुआ, ये बात याद रखिए, 1949 को लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम उसको क्या बनाते हैं आपका रिपब्लिक डे, आपका गणतंत्र दिवस हम उसको मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बताइए। मौलिक अधिकार और उनके सोर्स दिए हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या साथी हमने उनको यूएसए से लिया है, ठीक है। जो हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या उनको हमने आयरलैंड से लिया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो रेजिडरी पावर्स हैं क्या हमने उनको ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जो इमरजेंसी पावर्स हैं क्या वो हमने जर्मनी से ली है, तो ये बताएंगे आप एक बार। तो आप बोलेंगे भैया पहला वाला एकदम ठीक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं और साथ में आपका जस्टिस रिव्यू को भी, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, रीजस्टिस भी बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी बोलते हैं, इसको हम पुनरावलोकन भी इसको बोलते हैं,
सॉरी न्यायिक पुनरावलोकन भी इसको हम बोलते हैं, पुनरावलोकन भी इसको हम बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिया है। क्या डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से लिया है? जी भैया, इसको हमने आयरलैंड से लिया है। साथ में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का प्रोसेस है, वो भी हमने कहां से लिया है साथी? वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य चयनित करते हैं बताइए जरा? तो आप कहेंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं, वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति जो 12 सदस्य, ऐसे आपको याद रहेगा, कहां पर? राज्यसभा में नामांकित करते हैं, वो प्रोसेस भी हमने यहीं से लिया है। लेकिन साथी जो रेजिडुअरी पावर है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली, वो कहां से लिया हमने? आप कहेंगे कि ये हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? रेजिडुअरी पावर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने कनाडा से लिया है। फिर भैया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, क्या बता सकते हैं? तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है आपका, समवर्ती सूची ये हमने कहां से लिया है? ये भैया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 हमने कहां से लिया है? वो भी हमने यहीं से लिया है साथी। और साथ में जो प्रियम्बल है हमारा, उसकी जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, वो भी हमने कहां से ली है? ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स क्या हमने जर्मनी से लिया? जी हां, हमने जर्मनी से लिया है। मुझे बताइए साथी, बंधुत्व और समानता के हमारे संविधान में जो लक्षण मिलते हैं, ये हमने किस देश से लिए हैं? यानी जो ब्रदरहुड हम बोलते हैं, जिसको फ्रेटर्निटी हम बोलते हैं, जो इक्वलिटी की बात हम करते हैं, ये हमने किस देश से लिए हैं? बंधुता और समानता। मैं अगर बात करूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो साथी संविधान संशोधन है, उसकी प्रक्रिया हमने कहां से ली है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कहां से मतलब ग्रहण किया है? मुझे बताइए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसद प्रणाली है, संसद प्रणाली के प्रधानमंत्री होंगे, आपका 2 सदन होंगे, ये प्रोसेस हमने कहां से लिया है? चौथा आप मुझे बताइए कि सिंगल सिटीजनशिप का जो कांसेप्ट है, एकल नागरिकता को हमने कहां से लिया है? एकल नागरिकता को हमने कहां से लिया है? एक मुझे आप बताइए कि जो साथी आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, आपका जो प्रोसेस किसका है, बाय लॉ मेकिंग है, वो हमने कहां से लिया है? तो किस क्रांति से लिया है? बंधुत्व और समानता, फ्रांस से लिया हमने। संविधान संशोधन हमने कहां से लिया है साथी? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और दक्षिण अफ्रीका के किस अनुच्छेद से लिया बता सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका के हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है संविधान संशोधन? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। तो संविधान संशोधन से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, इसको मार्क करके रखिए, ठीक है। संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर जो प्रणाली है, उससे हमने एक्सेप्ट किया है इसको। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन से ब्रिटेन से मिली, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापान से लिया। तो ये सोर्सेज हैं जहां से हमने चीजों को एक्सेप्ट किया। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, यानी कि आपका साथी ये दोनों शब्द जुड़ेंगे। भैया सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया? तो आप बोलेंगे इसको 1976 में जोड़ा गया। प्रस्तावना, पहला तो हमको प्रस्तावना का जिक्र करना, उससे बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन भी हो सकते हैं। पहली बात याद रखिए, प्रस्तावना को बोलते हैं भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो इसमें हमने ये लोग कहां पे था? आपका प्रस्तावना में जिक्र था। तो प्रस्तावना में क्या हुआ? संशोधन कितनी बार हुआ है? प्रश्न पूछूं आपसे। तो यही 1976 में साथी संशोधन हुआ, और एक बार संशोधन हुआ है, ये था आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इसी के द्वारा मूल कर्तव्य भी जुड़े गए। मूल कर्तव्य जिनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको हम कहते हैं, वो भी किसके द्वारा? आपका 1976 के द्वारा जुड़ी। कौन सी समिति थी इसके लिए मूल कर्तव्य के लिए? तो आप बोलेंगे सरदार शरण सिंह समिति थी। कौन सी कमेटी थी? किसने मूल कर्तव्य को जोड़ा? सरदार शरण सिंह, जो एक सेंट्रल मिनिस्टर थे उस टाइम पर। आप मुझे बता सकते हैं, अक्सर आपसे जिक्र करता रहा कि सरदार शरण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, और इन लोगों ने क्या बोला कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी होगी? सरदार शरण सिंह इन्होंने बोला कि आपका कितने जुड़े? जब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य। फिर बाद में 2002 में हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा 86वें संविधान संशोधन से। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे? आपका पंथनिरपेक्ष शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। अब प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, दोस्तों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक बार सीन 2 दिखाएंगे बच्चों को। देखना भाई, ये ध्यान से देखना पड़े, यहाँ पर दोनों को बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा कम जूम करेंगे ताकि दोनों हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चों को दिखे। देखो, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से कि आपका जो आपका प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है? तो क्या बोलेंगे? जस्टिस भैया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो कितने प्रकार के न्याय हैं? संख्या बताइए, कितने प्रकार के न्याय हैं? आपसे पूछे प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है? 3 है। कौन कौन से हैं? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। आपसे पूछे आपका जो प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है? तो 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार यानी थॉट, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, विश्वास यानी कि साथी आपका किसी भी विश्वास की बात करते हैं, आपका विश्वास मतलब किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम है, धर्म यानी कि फेथ कोई, और वर्शिप यानी कि उपासना। तो स्वतंत्रता कितनी बताई गई है? कुल 5 बताई गई है भैया। अच्छा, जो साथी इक्विलिटी की बात की गई है, स्टेटस और आपका साथी अपॉर्चुनिटी, तो समता कितनी है? आपका समता 2 है। क्या बोलेंगे? समता 2 है। तो कभी भी बस क्या बोलेंगे? आपका कभी भी पूछेगा कि न्याय कितने, तो 3 कहेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे पूछेगा भैया आपका समानता है, जो आपका स्वतंत्रता बताइए, स्वतंत्रता कितनी है, फ्रीडम कितनी है? 5 टाइप्स की फ्रीडम है। कौन कौन सी? आपका विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, आपका विश्वास यानी बिलीफ, धर्म यानी फेथ, और उपासना यानी वर्शिप का। और आपका क्या बोलेंगे? इक्विलिटी किस लिए दी गई है? एक तो आपका प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी के लिए, किसके लिए प्रतिष्ठा, और आपका अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर के लिए, यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि संविधान के किस भाग में चीज नहीं आती है? क्या बोलेंगे? भाग 3 है, मौलिक अधिकार में आते हैं क्या? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बताएंगे जी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए भाग 1 में क्या आता है, मुझे बताइए। भाग 1 जो संविधान का है, जिसमें आपका आर्टिकल 1 से 4 तक है, तो वो किसके बारे में बताता है? भारतीय संघ के बारे में, भारतीय संघ क्षेत्र के बारे में बताता है, ठीक है, भारत संघ के बारे में बताता है। भाग 2 किसके बारे में बताता है दोस्त? भाग 2 आपका नागरिकता के बारे में बताता है, यानी सिटीजनशिप के बारे में बताता है। और इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 से 11 तक है, आर्टिकल 5 से 11 तक। तो कुल अनुच्छेद भी पूछ लेता है, भाग 1 में कुल अनुच्छेद कितने? तो भैया हम कहते हैं 4 है। मैं आपसे पूछूं भाग 2 में कुल अनुच्छेद कितने, जरा बताएंगे। संविधान के भाग 2 में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? मेरा आपसे प्रश्न है, जरा बता सकते हैं आप? तो क्या बोलेंगे भैया? 4 तो हो गए, 11 तो 7 अनुच्छेद बचेंगे, कुल कितने? 7 5 6 7 8 9 10 11, कुल 7 अनुच्छेद इसमें, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये सही है। भाग 4 में क्या डीपीएसपी को बताया गया है? बताएंगे जी भैया। क्या भाग 5 में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है? यहाँ पर देखिए, जी नहीं, मौलिक कर्तव्य आपके बाद में जुड़ेंगे, और बाद में जो कुछ भी जोड़ा गया वो कभी भी ऐसे साधारण भाग में आ ही नहीं सकता। तो वो किसमें आएगा? भाग 4 ए में आएगा। किसमें आएगा? क्या बोलेंगे? जो मौलिक कर्तव्य 74 में जुड़ेंगे, भाग 4 ए में आएंगे, 42वें संविधान संशोधन। तो कुछ भी जो बाद में जोड़ा गया उसके एबीसीडी आपको मिलेंगे। क्या बोलेंगे? एबीसीडी उसके लिए मिलेंगे। भाग 2 में नागरिकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, एक बार भाग आपको पता होने चाहिए, वैसे तो पता ही होते हैं, ठीक है। संविधान के भाग 1 में आपका संवर्ण क्षेत्र है, 2 में सिंगल सिटीजनशिप की बात, तीसरे फंडामेंटल राइट है, चौथे में डायरेक्ट स्टेट एंड पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका भाग 4 में है, आपका यूनियन की बात की गई भाग 5 में, स्टेट भाग 6 में, भाग 7 में आपका स्टेट बी कैटेगरी की बात की गई है। तो एक बार हम सब करके याद रखें। और एक क्वेश्चन मुझे बता दें, जैसे मैंने आपको बोला कि संविधान का जो भाग 4 ए है वो किसके बारे में बताता है? वो मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो मौलिक कर्तव्यों के लिए अनुच्छेद कौन सा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद है? जी हाँ, सारे आपातकाल को बताया गया है। हाँ, नॉट विजिबल, इसलिए मैंने उसको हटाया है। आपको पता होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे तो तुम हो ना कि संविधान के भाग तो कम से कम ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो उसको। आगे, भारत अवस्थित है, भारत कहां पर लोकेट करता है? बताएं। अंशांश यानी कि लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर, चारों विकल्पों को पढ़िए और मुझे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से पढ़िए और उत्तर देना। इसका क्या उत्तर बनेगा? जब आप ध्यान से पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के होना चाहिए। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, ये गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के, मतलब ईस्ट से लेकर, ई फॉर ईस्ट से लेकर के 57 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? एकदम से सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ 8 डिग्री किधर आएगा? जैसे हमने बोला 8 डिग्री, अभी हमने जिक्र किया आपसे, एक नंबर बोला 8 डिग्री 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, और हमने एक बात की आपका 37 डिग्री 6 मिनट की। तो 8 डिग्री किधर आएगा, ऊपर या नीचे? तो आप कहेंगे भैया 23 डिग्री कहां से निकलती है? 23 डिग्री लाइन जो है वो यहां से गुजरती है, तो 23 डिग्री यहां से गुजरती है। और अंडमान निकोबार इधर भी आप जानते हैं 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल है, तो यहां पर कौन सा होता है? 8 डिग्री 4 मिनट होता है। तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर के पास में इधर वो 37 डिग्री 6 मिनट है, और इधर से बात करते हैं तो 68 डिग्री, और उधर बात करें 57 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें बताइए भारत के बारे में, क्या जनरल चीजें पूछी जा सकती है। मुझे बताइए भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये नॉर्थ है, इधर ये साउथ है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मुझे बताइए आप, ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई कितनी है भारत की, टोटल कितने किलोमीटर लंबाई है, ये आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी। और इधर आपका कहां से, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कितना है? 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल बताइए दोस्त कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहेंगे भारत का क्षेत्रफल है भैया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और दुनिया में हम कौन से स्थान पे आते हैं, और विश्व में हमारा स्थान कौन सा है? विश्व में 7वां स्थान है हमारा क्षेत्रफल में। क्या बोलेंगे? 7वां स्थान है। ठीक है, विश्व में हमारा क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। और अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया का, 2.42% क्षेत्रफल हमारे पास है। कितना प्रतिशत भाग हमारे पास है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ दोस्त, जैसे अगर हम बात करें विश्व में 7वां, तो दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? तो आप कहेंगे भैया वो रूस का है। किसका है? रूस का है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना कि ये कौन सा सागर है, इधर जरा बताएं ये कौन सा सागर है। तो आप कहेंगे भैया ये अरब सागर है, और इधर जो है ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। तो मुझे बताइए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, और भारत के कितने राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं? तो एक तो गुजरात हो गया, ठीक है, एक आपका महाराष्ट्र हो गया अरब सागर से, एक गोवा हो गया यहाँ पर, एक आपका कर्नाटक हो गया, और एक केरला हो गया। तो अरब सागर से सीमा कितने बनाते हैं? वो 5 बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी, नीला पानी देखिए जरा, तो कौन बनाता है? आपका वेस्ट बंगाल 1 हो गया, आपका उड़ीसा 2 हो गया, आंध्र प्रदेश 3 हो गया, आपका क्या बोलेंगे यहाँ पर दोस्त, आपका तमिलनाडु कितना हो गया? 4 हो गया। तो बंगाल की खाड़ी से सीमा कितने बनाते हैं? आपका 4 बनाते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सबसे लंबी जो साथी समुद्री तट है किसका है? सबसे लंबा समुद्री तट किसका है 1214 किलोमीटर का? वो गुजरात का है। सबसे लंबा समुद्री तट किसका है? वो गुजरात का है। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कल की जब कक्षा आए तो आपको कम से कम एटलीस्ट बेसिक चीजों के बारे में जानकारी हो। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछूंगा आप निराश नहीं करेंगे। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? सब भारत के समुद्र तट से लेकर के 3 नॉटिकल माइल तक, क्योंकि देखो समुद्र की जो दूरियां वो नॉटिकल माइल में मापी जाती है, या समुद्र तट से 6 नॉटिकल माइल तक, या 12 नॉटिकल माइल तक, या फिर 24 नॉटिकल माइल तक होती है। तो क्या बोलेंगे? किससे होती है? समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल तक होती है। कौन सी? प्रादेशिक सीमा। कौन सी सीमा बोलेंगे? प्रादेशिक सीमा। आप देखो यहां समझना, प्रादेशिक सीमा, ये तो कॉमन चीज थी, 5 4 याद रहेगा। तो अब इसको समझें क्या बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से भाई। अगर हम बात करते हैं कि भारत का ये समुद्र तट है, जी भैया ये समुद्र तट है, इस समुद्र तट से जो पहले 12 नॉटिकल माइल है, 12, वो क्या है? वो है पहले टेरिटोरियल बॉर्डर, यानी उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा जो संपूर्ण भूमि भारत के अंतर्गत आती है, ये कितनी होती है? 12 नॉटिकल माइल है। 12 के बाद में अगर हम बात करते हैं कितनी? 24 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, 3 तरह की भूमि होती है। दूसरी है आपका अविच्छिन्न मंडल, कैसा बोलते हैं इसको? अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं, अविच्छिन्न मंडल, या संलग्न क्षेत्र भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र भी उसको हम बोलते हैं। कंटीजियस जोन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस, सॉरी कंटीन्यूअस नहीं, कंटीजियस जोन उसको हम बोलते हैं। कंटीजियस जोन ये कितना होता है? ये होता है आपका 24 नॉटिकल माइल, मील नहीं नॉटिकल माइल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, नॉटिकल माइल में कितने मीटर होते हैं बताइए मुझे। अच्छा, तीसरी जो सीमा होती है वो होती है आपका 200 नॉटिकल माइल। कितनी? तीसरी जो सीमा होती है वो 200 नॉटिकल माइल होती है। थर्ड होती है आपका, तीसरी सीमा को हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरी सीमा कौन सी होती है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि अनन्य से मतलब होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता है। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये होता है आपका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये होता है। और ये कहां तक होता है? ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है। तो किसी साथी ने बताया नॉटिकल माइल में कितने मीटर होते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए एक नॉटिकल माइल में 1862 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1862, 1.82 जितने लिख रहे हैं, नहीं 1.82 का मतलब 1820, 1820 गलत हो जाएगा। ठीक है, 1852 भी कई साथी लिख रहे हैं हमारा, 1.85 लिख रहे हैं, नहीं 1852 नहीं, जो आपका साथी डेटा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, बहुत आपको 1852 मिलेगा। ठीक है, तो आपको लिखना 1.8, उसको मार्क करके रखिए 1.8, इतना भर भी याद रहेगा तो काम चलेगा। जैसे हम बोलते हैं मील में कितने मीटर होते हैं? 1600 मीटर होते हैं। एक नॉटिकल मील में कितना होता है? लगभग 1800, तो याद रखना। ठीक है, लगभग 1800 याद रखना। भारत के प्रादेशिक क्षेत्र की जल सीमा विस्तार हमने पढ़ लिया, आगे आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये बताना है। और नंबर बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या बोलेंगे? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो क्या बोलेंगे भैया? मित्र पर गमछा झार। तो मित्र में तो मिजोरम, मी से मिजोरम होता है, त्रा से त्रिपुरा होता है, लेकिन कहीं भी मणिपुर का जिक्र नहीं आएगा। पैसे पश्चिम बंगाल हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? मित्र। मित्र क्या बनता है? मित्र। पैसे बनता है पश्चिम बंगाल, पर रे से कौन सा बनता है? और मुझे बताइए गे से कौन सा बनता है, मैं से कौन सा बनता है, छा से कौन सा बनता है, और झा से कौन सा बनता है, बताइए। तो 3 तो हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। रा से होगा आपका राजस्थान, गे से होगा साथी आपका गुजरात, क्या बोलेंगे? गुजरात। और मैं से होता है आपका मध्य प्रदेश, और छा से होता है आपका छत्तीसगढ़, क्या होता है? छत्तीसगढ़ होता है। और झा से होता है आपका झारखंड। तो कुल कितने राज्य हुए? 3 तो ऊपर विकल्पों में लिखे हुए, 5 ही। तो आप कहेंगे कुल मिलाकर के 8 राज्यों से गुजरती है। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताइए किन राज्यों से गुजरती है। तो 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 का 4 हो जाएगा, 1 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमने जान लिया कि 8 राज्यों से गुजरती है। ये तो क्या है? कर्क रेखा। भारत से एक रेखा और गुजरती है जिसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। तो मुझे बताइए पूर्वी देशांतर, यदि मैं आपसे पूछूं कि पूर्वी देशांतर जो भारत से गुजरती है वो कितने राज्यों से साथी गुजरती है? पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के साथी गुजरती है, ये आपको बताना है। तो क्या बोलेंगे भैया? कर्क रेखा तो गुजरती है 8 राज्यों से, तो पूर्वी देशांतर जो गुजरती है वो 5 राज्यों से, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। और क्या उसका जो आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड है पूर्वी देशांतर, वो हमारा आता है 82 डिग्री और 30 मिनट से। तो कौन से 5 राज्यों से गुजरता है? 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या बोलते थे? यूपी में छत जो है, यूपी में जो छत है वो आंधी से उड़ी। क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होगा आपका। तो पूर्वी देशांतर जो गुजरता है वो ऐसे ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क, ये पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों कहीं पर एक दूसरे को कट करती है। पहले तो याद रखना पूर्वी देशांतर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यूपी में छत आंधी में उड़ी, तो यूपी में एमपी छत, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आंधी, और उड़ीसा यानी कि उड़ी। तो क्या बोलेंगे कहां पर कट करती है एक दूसरे को? तो याद रखना भैया कहां पर? झांसी में कट करती है। कहां पर कट करती है? झांसी में कट करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूपी में छत, आंध्र, और आपका फिर क्या होगा? उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन या फिर कुरुक्षेत्र को कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच कहते हैं। तो ग्रीनविच कौन सा है? ग्रीनविच तो एक वेधशाला है, ये लंदन में है, जहां से जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम को लिया गया है। तो उसी तरह भारत में साथी किसको कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच मतलब आप देखेंगे ना तो यहां पर सूर्य घड़ी थी, सूर्य घड़ी जैसा आपने देखा होगा भगवान शिव जी के लिए महाकाल का मंदिर कहां पर है बताएंगे? उज्जैन में, महाकालेश्वर। तो उसको महाकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि महाकाल का मतलब काल की जो गणनाएं थी, जो टाइम का जो साथी आपका वैल्यूएशन किया जाता था, जो टाइम काउंट होता था वो कहां से होता था? उज्जैन से होता था। तो भारत में प्राचीन समय से ही उज्जैन था मानक समय के लिए। क्या बोलेंगे? इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और जो भारत का वैसे समय है उसको बोलते हैं भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कहां से लिया गया है जरा बताएंगे? क्या है? प्रयागराज के निकट कौन सी जगह है? तो आप बोलेंगे प्रयागराज के निकट है आपका भैया नैनी से लिया गया है, प्रयागराज नैनी से लिया गया है। और इसी को हम बोलते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, 82 डिग्री 30 मिनट, जो 5 स्टेट्स को गुजरती है। यूपी आपका, फिर काशी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा, यही वो लाइन है। अच्छा जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी कहां पर है? ये आपका लंदन में है। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसको, जैसे वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी है। दोनों में डिफरेंस कितना है?
दोनों में डिफरेंस कितना 5.5 घंटे का। क्वेश्चन मेरा ये है कि भैया दोनों में डिफरेंस तो 5.5 घंटे का है, तो आगे कौन सा समय चलता है? तो आगे चलता है आपका कौन सा? भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 5.5 घंटे क्या है आगे, क्या है 5.5 घंटे आगे है, ये याद रखना। नेक्स्ट, मेकाल रेंज निम्न में से कहां पर स्थित है? कुछ पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में है, क्या आपका राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी घाट में? तो बोलेंगे भैया मेकाल रेंज कहां पर है? वो छत्तीसगढ़ में है, और इसी का जो शिखर है, जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो अमरकंटक है। तो आपसे पूछे कभी भी अमरकंटक पहाड़ी कहां पर है, अमरकंटक चोटी कहां पर है, तो मेकाल रेंज में, मेकाल रेंज कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर सतपुड़ा रेंज कहां पर है? सतपुड़ा रेंज कहां पर है साथी आपका? तो सतपुड़ा रेंज आपका एमपी में है, और जिसकी जो हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंज की, वो है आपका कौन सी? धूपगढ़ की चोटी। क्या बोलेंगे? धूपगढ़ की चोटी। पीक का मतलब हाईएस्ट पीक हम बात करें, हाईएस्ट पीक। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पीक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत को। और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? उटकमंड है, अनाईमुड़ी है, डोडा बेट्टा है, या महाबलेश्वर है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी पर। और अनाईमुड़ी की जो साथी हाइट है वो है आपका 2695 मीटर। क्या बोलेंगे? 2695 मीटर। डोडा बेट्टा जो है ये सेकंड नंबर पर है, ये भी नीलगिरी की पहाड़ी पर ही है, और इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। बाकी चीजें तो कॉमन जानते होंगे ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी की हाइट बताइए, मीटर में लिख के बताइए, सबका कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी की हाइट मीटर में कितनी है? जैसे मैं एक विकल्प देता हूं 8848 है, जैसे एक विकल्प में देता हूं 8611 है, या एक विकल्प में देता हूं 8588 है, या एक विकल्प में देता हूं आपको 8544 मीटर है। इन चारों में से कौन सा चुनेंगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी की हाइट देखो, मीटर लिख रहे हैं कुछ तो 2600 रुपए। अब भैया भारत की पूछ रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा दक्षिण भारत की, पूरे इंडिया की पूछ रहा हूं अभी। तो पूरे इंडिया की कौन सी होगी? 8611 मीटर होगी, और वो K2 है, जिसको गॉर्डन ऑस्टिन हम कहते हैं। और ये किसकी है? ये वर्ल्ड की है। ये किसकी है? K2 तो इंडिया की है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये वर्ल्ड की है। वर्ल्ड की कौन सी है भैया? ये माउंट एवरेस्ट है। ये भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है आपका? वो नेपाल में है। नेपाल में उसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्र के टकराव से ही तो चट्टानों की टक्कर हुई, तो समुद्र में किस तरह ऊंचा उठा, और सागर का माथा बन के उभरा। ये सबसे ऊंचा है दुनिया में। भारत की सबसे ऊंची गॉर्डन ऑस्टिन अर्थात K2 है, जिसकी हाइट 8611 है। कितनी है? 8611 है। अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई थी? जिसको हम साथी बोलते हैं क्या? अनवरत, बिगर रुके योजना ऐसे भी बोल देते हैं उसको। भारत में कब लागू हुई? 1966 में, 69 में, 78 79 में, या 89 90 में लागू की गई? तो क्या बोलेंगे भैया? 78 79 में। मुझे आप बता सकते हैं कौन सी दो 5 ईयर प्लान के बीच में? तो पांचवी और जो छठा 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, उनके बीच में इनको लागू किया गया। उनके बीच में अनवरत योजना को लागू किया गया। किस सरकार ने इसको लागू किया था अनवरत योजना को? तो जनता गवर्नमेंट आई थी, जनता सरकार ने इसको लागू किया। बहुत बार पूछा जाता है अनवरत योजना का जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल था? तो गांधीवादी मॉडल था। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कौन सा मॉडल था? गांधीवादी मॉडल था। और इसका जो फादर कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ द कंटीजियस जो आपका स्कीम थी, तो फादर कौन थे इसके? वो थे रैगनर फ्रिश। कौन थे? रैगनर फ्रिश इसके कौन थे? आपका फादर थे। ये बात आपको याद रखनी है। और यही योजना है जो रोलिंग प्लान किसने बनाया था? क्या बोलेंगे? रोलिंग प्लान पर आधारित थी। बता सकते हैं आप? रोलिंग प्लान बनाने वाले दुनिया में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। रोलिंग प्लान पर ये बेस्ड थी, रोलिंग प्लान पर ये आधारित थी, और इसको बनाया था किसने? गुन्नार मिडल ने बनाया था। क्या बोलेंगे? गुन्नार मिडल ने इसको बनाया था। वही गुन्नार मिडल जिनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन ड्रामा। क्या बोलेंगे? एशियन ड्रामा बुक। क्या बोलेंगे? एशियन ड्रामा बुक को जिन्होंने लिखा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रैगनर फ्रिश का नाम आप जानते हैं? कभी सुना है किसी ने? आपको याद है कि नोबेल पुरस्कार यदि मैं आपसे पूछूं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में शुरुआती दौर में दिए जाते थे? तो नोबेल पुरस्कार बताना जरा कितने क्षेत्र में दिए जाते थे जब इनको 1901 में स्थापित किया गया? तो आप बोलेंगे भैया नोबेल पुरस्कार एक तो फिजिक्स के लिए दिया जाता था, एक केमिस्ट्री के लिए दिया जाता था, एक मेडिसिन के लिए दिया जाता था, एक दोस्त आपका पीस के लिए दिया जाता था, शांति के लिए दिया जाता था, और एक इस फील्ड में दिया जाता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, चिकित्सा, और एक आपका पीस के लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। क्या इकोनॉमिक्स दिया जाता था शुरुआत में? अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र पहली बार 1969 में दिया गया। तो यही वो व्यक्ति हैं जिनको 1969 में नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, और नोबेल पाने वाले इकोनॉमिक्स में ये पहले व्यक्ति थे। क्या बोलेंगे? नोबेल पाने वाले ये फर्स्ट पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे। क्या बोलेंगे? ये पहले व्यक्ति थे। ये बात याद रखेंगे जी, भी याद रखेंगे। तो छठा क्षेत्र यही था इकोनॉमिक्स। सूची 1 और सूची 2 कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1950 से 1951 से ही बोले जाता है, ठीक है, 1951 से 56 चली। इसका मॉडल कौन सा था? तो पहली का था हेराल्ड डोमर। मतलब जिन व्यक्तियों ने प्लान दिया कि कैसे भाई हमारा देश आजाद हुआ था, लोग ये कहते थे हमारा देश सर्वाइव भी नहीं करेगा, लेकिन हमारा देश बहुत अच्छे से चला। दूसरा जो चला 1951 से 56 तक आपका दूसरा 5 ईयर प्लान था, और दूसरा किस पर था? आपका महालनोबिस, जिनको भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 1956 से 61, ठीक है, और तीसरा किस पर था? आपका दोस्त एस चक्रवर्ती मॉडल पर। और जो चौथी चली 1961 से 66, वो आपका किस पर आधारित थी? आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो क्या बनेगा आपका? 2 4 1 3 2 4 1 3 एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ये काल। अब इसको देखिए एक बार, मुझे बताइए कितनी पंचवर्षीय योजना हमारे देश में सक्सीड कर पाई? कितनी पंचवर्षीय योजना हमारे देश में टोटल हुई? तो अभी मैंने बताया पहली हेराल्ड डोमर पर कौन सी? 1950 से 1951 ही बोले, 1951 से 56, 1956 से लेकर के आपका 61 तक ये क्या थी? ये सेकंड थी, ये पहला 5 ईयर प्लान था, ये सेकंड 5 ईयर प्लान था। फिर 1900 आपका 61 से लेकर के 66 तक, और 66 के बाद में यहाँ पर गैप रहा है, ठीक है, 1966 के बाद में गैप रहा, 1969 से 1974 आई। फिर एक गैप याद रखना है, पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनेगा। 1974 से 78 रहा, फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई, यहाँ पर उसको बंद कर दिया गया, 2 साल तक यहाँ गैप रहा, 1980 याद रखें। फिर 1980 से 85, और 1985 से आपका 90, और फिर यहाँ पर गैप, और फिर कोई गैप नहीं है। तो आप अगर गैप याद रख लेंगे तो बाकी याद रहेंगे, गैप कहाँ पर है। तो फिर आपका आता है 1900 कहाँ से? 92 से 97, ठीक है, फिर 1997 से लेकर के सन 2002, और 2002 से वाली आपका कब तक चली? 7 तक चली, और 2007 से कब तक चली? 2007 से 12 तक चली। मुझे बताइए कौन से नंबर की है? और 2012 से लेकर के चलनी तो कब तक थी? बताइए, 5 साल का 17 तक, लेकिन चली कब तक? 2015 तक। तो ये एंड कर दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और 2015 में जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, जो 1950 में स्थापित हुआ। योजना आयोग को क्या कर दिया गया दोस्त बताइए? योजना आयोग को भैया खत्म करके एक नया आयोग आ गया 2015 जनवरी में, जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग, और नीति आयोग का मतलब क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसके लिए था ये? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे कि नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए, नीति आयोग का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? बताइए एक बार, सारे दोस्तों को बताना चाहिए। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है साथी आपका, तो पहले और दूसरे की क्या हो गया? पिछले दूसरे, अच्छा ये 56 61 यार, सॉरी, पहले और दूसरे का सेम, क्या 56 61 होगा, 56 61 होगा, ये कर लिया करो यार। 61 से 66 होगा, मेरी गलती है, सॉरी, 66 से 1966 के बाद में यहाँ पर गया था, 66 के बाद में 1969 से 74 होगा, ठीक है, मैंने लगातार लिख दिया, 1969 से 74 होगा, फिर इसके बाद में 78 के बाद में फिर गया। अब ठीक है ना, हम सब करेंगे एक बार। मुझे बताओ कि कौन होता है अध्यक्ष? भैया आप कहेंगे जो पहले अध्यक्ष बने नीति आयोग के, तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, 2015 में कौन? 14 से प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। तो पहले अध्यक्ष कौन नीति आयोग के? तो आप बोलेंगे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे कौन जी? नरेंद्र मोदी, ठीक है। और अगर हम बात करें नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, ये आपकी परीक्षा का प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके एग्जाम में लिख लो कॉल तक। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे आपका? तो आप बोलेंगे भैया अभी बहुत चर्चित रहे, इसलिए पूछे जाएंगे, अरविंद पनगड़िया। अभी बहुत चर्चित क्यों हुए जी? 2015 में बने थे। दरअसल में ये आपका दोस्त अभी क्या बन गए हैं? ये आपका जो 16वां फाइनेंस कमीशन बना, जो 16वां आपका वित्त आयोग बना, उसके अध्यक्ष होंगे। 16वें वित्त आयोग के कौन बन गए हैं? ये अध्यक्ष बन गए हैं। 16वें वित्त आयोग के कौन है? ये अध्यक्ष बन गए हैं। मुझे बताइए वर्तमान में कौन है इसके? वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो कौन है नीति आयोग के? तो वर्तमान में जो साथी आपका कौन है? सुमन के बैरी हैं।
क्या नाम है, सुमन के बैरी। ये वर्तमान में साथी आपका उपाध्यक्ष है और वर्तमान में जो साथी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य कार्यकारी है, वो कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम है। मुझे बताइए नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है। नीति आयोग जो है साथी आपका जो स्थापित हुआ 2015 में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली। क्या बोलेंगे, नीति आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कोई प्रश्न आगे। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। कौन सी जो साथी आपका 5 ईयर प्लान था जिसमें इनको बनाया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में, या दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, या तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, या फिर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो क्या बोलेंगे आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो आप बोलेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना थी आपका 1956 से 61, उसमें इसको बनाया गया। दुर्गापुर कहां पर स्थित है बताएंगे, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। भिलाई कहां पर स्थित है साथी आपका छत्तीसगढ़ में, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और राउरकेला कहां पर है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। मुझे बताइए दुर्गापुर जो साथी बनाया गया वो किसकी मदद से बनाया गया, मतलब किस देश की हमने मदद ली थी इन स्टील प्लांट्स को बनाने के लिए। तो दुर्गापुर जो बनाया गया दोस्त वो आपका ब्रिटेन की मदद से बनाया गया, पश्चिम बंगाल में। भिलाई छत्तीसगढ़, हमारी भिलाई कौन करता है, रूस करता है, तो ये रूस की हेल्प से बनाया गया। और राउरकेला उड़ीसा, ये जर्मनी की हेल्प से बनाया गया। तीनों के तीनों बने आपके सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और सेकंड 5 ईयर प्लान मैंने आपको बताया था पीसी महालनोबिस, किस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस ने ही विचार दिया था, यही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बाद में एक प्लांट और बना था, बोकारो स्टील प्लांट। ये बताना ये किस पंचवर्षीय योजना में बना था और किस राज्य में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में साथी स्थित है, तो बोकारो स्टील प्लांट ये आपका झारखंड में 1964 में स्थापित हुआ। झारखंड में 1964 में स्थापित हुआ था दोस्तों, 1964 में। और ये हमने रूस की हेल्प से स्थापित किया, किसकी हेल्प से, रूस की हेल्प से। अब 1964 का मतलब कौन सा 5 ईयर प्लान था, सोच के बताइए। पहला 1956, दूसरा 56 और तीसरा 66। तो 1961 से 66 के बीच में यानी थर्ड 5 ईयर प्लान में, कौन सी योजना में, तीसरे 5 ईयर प्लान में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको साथी स्थापित किया गया था। ठीक है जी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी सफलता का मुख्य कारण क्या था। भाई हमारा देश आजाद हुआ, हम एकदम से आप कैसे इकोनॉमिक डेट में थे, हम लोग कर्जे में थे, हम अंग्रेजों ने तो ऐसे छोड़ दिया उस हालात में कि भैया सर्वाइवल ही मुश्किल है, तो भूमि सुधार ने कर दिया उस वजह से। 1951 के क्या आपका औद्योगिक विकास एकदम से हो गया, नहीं जी। क्या सिंचाई के साधन एकदम से नहीं, मानसून अनुकूल रहे, हमारे प्रकृति ने हमारी मदद की, बात याद रखेंगे। और पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसका समय याद रख लेना, 1 अप्रैल 1951 से लेकर के, क्योंकि इसका समय भी पूछा जाता है, 31 मार्च 1956 था। इसकी डेट भी याद रख लेना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम जो टारगेट लेके चले थे कि जीडीपी में हमारी जो टोटल वृद्धि होगी 2.1 की होगी, लेकिन हमने पाया कितना, 3.6% हमने पाया था। इसका लक्ष्य भी पूछा जाता है कि क्या लक्ष्य हम लेके चले थे, क्या टारगेट था हमारा, कितनी ग्रोथ का टारगेट था। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो योजना आयोग का 2015 में आपका अंत हो गया। और मैंने बताया कि कौन थे आपके से पहले देश, तो अंत कर दिया योजना आयोग का किसने, नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का क्या कर दिया, अंत कर दिया, याद रख लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो किसने किया था, योजना आयोग का गठन पंडित नेहरू जी ने किया था, ठीक है। पंडित नेहरू जी ने किया था आपका 15 मार्च 1950 को। क्या बोलेंगे, 15 मार्च 1950 को उसको स्थापित किया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। भारत की नेशनल इनकम है, टोटल हमारा देश क्या कमाता है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, तो क्या वो पहले क्षेत्र का है। पहला क्षेत्र कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। ये कृषि वाला क्षेत्र, एग्रीकल्चर, कृषि। या हम बात करें फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, या फिशिंग हो गया, जैसे हम मत्स्य पालन करते हैं, या हम पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, वो होगा। या आपका सेकंड सेक्टर का है जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं आपका किसे, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है आपका किसको, विनिर्माण से क्या मतलब होता है आपका कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, टायर आप बना रहे हैं, गाड़ी आप बना रहे हैं, कुछ भी, क्या उसका योगदान है। और ये टर्शरी है जो तीसरा सेक्टर है, इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इसको हम बोलते हैं, यानी कि पर आपका इसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र इसको हम कहते हैं। और जो सेवा क्षेत्र है इसका योगदान सबसे ज्यादा है, याद रखेंगे। मुझे आप एक उदाहरण लेकर दोस्तों बताइए कि आपका जो सर्विस सेक्टर है इसमें क्या क्या आता है। तो सर्विस सेक्टर की अगर दोस्त हम बात करते हैं, इसमें हमारा क्या आता है, हॉस्पिटल आता है, बैंकिंग आता है, ठीक है, एजुकेशन आता है, आदि किसमें आते हैं हमारा, क्या बोलेंगे, ये सभी हमारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और नेशनल इनकम में इसी का पार्ट सबसे ज्यादा है, ओके। अगर मैं साइंस के क्वेश्चन की बात करूं, आपने जीएस स्ट्रेटजी की वीडियो देखी है या नहीं देखी है, यस और नो, मैंने बनाई हुई है चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2, वहां पे मैंने समझाया हुआ है कि कौन से प्रीवियस जो मंथ में एग्जाम हुआ आपका फरवरी में, कौन सा क्वेश्चन कितने का पूछा गया, क्या पूछा जा सकता है इस बार, उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो क्या बात करेंगे आपका सूची 1, ऊंचे जो वेग हैं, हाई वेलोसिटी, क्या उनको मैक्स से माप सकते हैं, जैसे रॉकेट्स होते हैं, जी हां। तरंग दैर्घ्य क्या एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, जी हां। वेवलेंथ को, दाब को क्या हम पास्कल में मापते हैं, जी हां। ऊर्जा को क्या हम जूल में मापते हैं, सारी ठीक है। तो बताएंगे 1 2 3 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से सही है, ठीक है, मेजरमेंट की बात है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता कैसे मापेगी बताएंगे। तो प्रकाश की तीव्रता क्या एनोमीटर से, क्या कैलोरीमीटर से, लक्समीटर से। तो जो आपका साथी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो लक्समीटर में मापी जाती है। एनोमीटर में क्या मापा जाता है, यहाँ पर वाइंड का वेग, वायु वेग मापा जाता है, क्या बोलेंगे, वाइंड वेलोसिटी। कैलोरीमीटर की अगर हम बात करते हैं, इससे साथी हम आपका इसको हीट को मापते हैं, ऊष्मा का जो, ऊष्मा का अगर साथी वेग नहीं बोले, ऊष्मा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हीट को मापा जाता है, ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, आपका जो एरोप्लेन है उसकी ऊंचाई, भाई वो कितने पर उड़ रहा है, तभी तो आपस में टकराते नहीं है, तो उसके लिए अल्टीमीटर होता है, विमान की ऊंचाई। नहीं तो आप आसमान में देखेंगे तो नहीं ट्रैफिक तुमको दिखेगा, जितना रोड पे दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा घबरा जाओगे, ठीक है। तो विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर हो गया। अब कुछ पूछते हैं आपसे, अमीटर किसको मापता है बताएंगे। अमीटर में क्या मापते हैं, इसमें क्या मापेंगे, आपका विद्युत धारा मापते हैं, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर में मापा जाता है, ठीक है। एरोमीटर में क्या मापते हैं, एरोमीटर, एरोमीटर किसको मापता है, तो एरोमीटर जो है साथी वायु और गैस का घनत्व मापता है, क्या, जो वाइंड है और जो गैस है उसकी डेंसिटी को मेजर करता है, वायु और गैस का घनत्व। बैरोमीटर किसको मापता है, बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, तो भैया ये आपका इसका वायु दाब को, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मापता है। फेदोमीटर में क्या मापा जाता है, फेदोमीटर में समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी, क्या बोलेंगे, समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में साथी हम मापेंगे हमेशा किसी भी जो आपका लिक्विड है उसकी डेंसिटी को, लिक्विड डेंसिटी यानी द्रव के घनत्व को। लेकिन हाइड्रोमीटर, हाइड्रो और हाइड्रो दोनों को इंपॉर्टेंट लिखिए, परीक्षा के लिए उतना ही जरूरी है। हाइड्रोमीटर में जो साथी मापा जाता है वो आपका किसको, आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, किसको, ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। पायरोमीटर की अगर हम बात करते हैं, पायरोमीटर ऊंचे ताप के लिए होता है, क्या बोलेंगे, ऊंचे तापमान के लिए, जो हाई टेंपरेचर्स होते हैं ऊंचे तापमान के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है साथी, गलती तो नहीं करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है, पी से पीएच केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या बोलेंगे अगर हम बात करते हैं पीएच, पीएच पहले तो पता होना चाहिए 0 7 और आपका 14, ये सभी जानते होंगे क्या। मुझे बताइए होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल किसने बनाया, इस स्केल को किसने बनाया था, पीएच स्केल जो बनाया था वो सोरेनसेन ने बनाया था, किसने, सोरेनसेन ने बनाया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 0 से 7 तक क्या होता है, 0 से 7 तक नहीं, 0 से लेकर 7 से कम तक वो अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय जिसको हम एसिडिक बोलते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं आपका खट्टे होते हैं। 7 पर क्या हो जाता है आपका उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जैसे जल है, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। 7 से ज्यादा और 14 तक जो होती है वो कैसी आपकी साथी प्रॉपर्टी होती है, वो क्षारीय होती है, बेस अल्कलीन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होती है, ये बेस होता है, ठीक है, बेस होता है। पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताऊंगा अगले आने वाली कक्षा में, इतना याद रखेंगे। 0 से लेकर 7 मत कहना, 0 से लेकर 7 से कम तक, क्योंकि 7 होते ही क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं अम्ल क्या है, अम्ल क्या है, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आया आपसे, व्हाट इज द एसिड, आपसे बोलेगा पीएच वैल्यू के अनुसार, पीएच वैल्यू के अनुसार 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, 0 से शुरू होकर 7 से कम, 7 से कम, 0 से 14 तक, 0 से 14 तक, या 0 से 8 तक, क्या चुनेंगे जरा बताना,
अम्ल कहां से कहां तक आएगा, ए बी सी डी, सारे साथियों को बताना चाहिए, ए बी सी या डी, क्या चुनेंगे भाई? तो जैसे ही आप लिख देंगे 0 से 7 तक, तो 7 पे तो उदासीन हो जाता है, तो 7 तक को शामिल नहीं करना है, ठीक है, 7 तक को नहीं, 0 से लेकर 7 से कम तक होता है वो, 7 होते तो उदासीन हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का। तो फॉर्मिक अम्ल तो किसमें होता है? HCOH, ये किसमें होता है? ये तो भैया डंक वाली चीजों में होता है, डंक जो काटती है, जैसे आपका चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, ततैया हो, मधुमक्खी हो गई आपका, और किसमें होता है? बिच्छू हो गया, बिच्छू, ठीक है, इन सभी में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, और इसी फॉर्मिक एसिड को दोस्त हम बोलते हैं मैथोनोइक एसिड। कई बार नाम पूछा जाता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनोइक एसिड, इसको हम बोलते हैं मैथोनोइक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है क्या इसमें फोटोग्राफी में? क्या बोलेंगे? जी भैया, ऑक्जेलिक अम्ल का इसमें प्रयोग होता है, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना, ये टमाटर और पालक में भी पाया जाता है, टमाटर और पालक में भी ये पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा दोस्त? ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, आपका अंगूर हो गया, इमली हो गया, इनमें खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिडिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा था कि फोटोग्राफी जो होती है, तो फोटोग्राफी में जो है किस अम्ल का प्रयोग होता है? वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फोटोग्राफी में जो पिक्चर एकदम से फिक्सर है, फोटोग्राफी में फिक्सर कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो फोटोग्राफी में जो फिक्सर होता है, जो स्थायीकरण के लिए होता है, वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। मैं आपको बहुत चुनिंदा चीजें साथ लिखवा रहा हूं, एक बार फिर से हम सब चीजें ये चीजें तैयार कर लेंगे आप। क्या बोलेंगे? ये चीजें आप तैयार कर लेंगे, ठीक है जी भैया, इनको नहीं छोड़ेंगे, बाकी मेरी जिम्मेदारी है सब कुछ। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी क्या रेप्टाइल्स का, क्या एम्फीबियंस का, या रेप्टाइल और एम्फीबियंस दोनों का अध्ययन किया जाता है? तो आप बोलेंगे जी भैया, हर्पेटोलॉजी में दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पक्षियों का किसमें होता है? ऑर्निथोलॉजी में। किसमें होता है? लिखिए, ऑर्निथोलॉजी में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी में आपने 17-18 में जो पेपर हुए उनको पढ़ा था या नहीं पढ़ा होंगे जीएस के पार्ट को? अंदाजा लगाया देखिए उनको कि कैसे पेपर हुए थे, देखा भी या नहीं, बताओ यस और नो। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि कौन सा प्रश्न आया था, तब बताएंगे कि आपने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, कितने सिंसियर छात्र आप हैं, तब पता चलेगा। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इक्थियोलॉजी में मछलियों का, यानी कि स्टडी ऑफ फिशेस होती है। ऑफियोलॉजी में आपसे पूछूं, OPHIO, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्टडी ऑफ स्नेक्स होती है, सर्पों का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सोरोलॉजी में क्या बोलेंगे? सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो वो होता है आपका सोरोलॉजी में छिपकली का। छिपकली क्या बोलते हैं? लिजार्ड्स, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स होती है, ठीक है। अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये होता है आपका मकड़ी का। किसका? मकड़ी का अध्ययन होता है, किसका? यानी कि स्पाइडर्स का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। मैलिटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मैलिटोलॉजी में किसकी पढ़ाई होती है? तो मैलिटोलॉजी में साथी जो अध्ययन होता है वो होता है बीज का, हनी बीज, मधुमक्खी का। किसका? मधुमक्खी का। अच्छा मुझे बताइए, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है मुझे बताएं, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन इसको हम बोलते हैं भैया क्या? एपीकल्चर। क्या बोलेंगे? एपीकल्चर इसको हम कहते हैं, एपीकल्चर इसको हम बोलते हैं। मुझे बताइए, जो रेशम पालन होता है, रेशम के जो कीट को पाला जाता है, कॉटन के लिए आपका क्या बोलेंगे इसका? सॉरी, रेशम के लिए क्या बोलेंगे इसको? सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। अंगूर की जो खेती होती है, अंगूर खेती को क्या बोलते हैं दोस्त? आपका विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। और आपका हार्टिकल्चर किसका होता है? बागवानी के लिए कौन सा होता है? बागवानी के लिए आपका होता है हार्टिकल्चर। कौन सा? हार्टिकल्चर भैया होता है, हार्टिकल्चर होता है बागवानी के लिए। और मछली के लिए कौन सा होता है? आपका पिसीकल्चर होता है। कौन सा होता है? पिसीकल्चर होता है, पिसीकल्चर। अब मुझे आप बताइए, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप पेपर भी देके आए थे फरवरी में, और अब भी आप चाहते थे आपका सिलेक्शन है, तो हमेशा एक छात्र अपनी चीजों पर ध्यान से पढ़ता है। मुझे बताइए 5 प्रश्नों में से कौन सा यूपी पुलिस में पूछा गया था? इन 5 प्रश्नों में से कौन सा वो प्रश्न है जो यूपी पुलिस में पूछा गया था? फटाफट से आंसर दे देना, तो मैं मान जाऊंगा भैया न्यूमिस्मेटिक्स क्या ऊपर लिखा था, बच्चे लिखेंगे न्यूमिस्मेटिक्स के अध्ययन। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, मनीष सिंह कौशिक, गजब। तो कौन सा था पिछली बार पूछा गया आपका? अंगूर, अंगूर विटीकल्चर भैया, सब्जी के हार्टिकल्चर होता है, बागवानी में दोनों चीजें आती हैं, सब्जी भी आती है बागवानी में दोस्त। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो कोशिका को डैमेज करती है तो क्या होती है? लाइसोसोम। जो साथी कोशिका का ऊर्जा घर होता है, ऊर्जा घर जिसको हम बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ सेल, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री होती है वो कौन होती है? कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण करती है, तो प्रोटीन फैक्ट्री होती है आपका, क्या बोलेंगे आपका? सॉरी, प्रोटीन फैक्ट्री क्या होगी? राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम होती है प्रोटीन फैक्ट्री, बात याद रखेंगे, ठीक है। और लाइसोसोम की साथ आपसे पूछा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा। किसके द्वारा? डी डुबे के द्वारा हुई, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी जो है वो एक पुस्तक है, वो किस पर आधारित है? अष्टाध्यायी क्या चिकित्सा की पुस्तक है साथी? क्या वो आपका तर्क संहिता है? तर्क संहिता जैसी पुस्तक है? नहीं है, वो एक ग्रामर की पुस्तक है जो संस्कृत की ग्रामर को बताता है। जैसे आप इंग्लिश के लिए पढ़ते हैं, ग्रामर पुस्तक को पढ़ते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी थी। मुझे कुछ प्राचीन पुस्तक है जैसे अष्टाध्यायी से इंडिका को किसने लिखा है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका के कौन है? मेगस्थनीज है। क्या बोलेंगे? इंडिका के जो लेखक है वो कौन है? वो साथी आपका मेगस्थनीज है। मुझे बताओ दोस्त, ऐसी ही पुस्तक पूछूंगा, मेघदूत और कुमार संभवम किसने लिखी है? मेघदूत और कुमार संभवम, ये पुस्तक किसकी है? मेघदूत और कुमार संभवम। तो आप बोलेंगे मेघदूत और कुमार संभवम ये भैया किसकी है? ये महाकवि कालिदास की है। किसकी है? महाकवि कालिदास की है, याद रख लेना। तीसरा मैं आपसे पूछूं, राजतरंगिणी किसने लिखी है? राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो राजतरंगिणी किसने लिखी है आपका? आप कहेंगे भैया ये कलहण ने लिखी है। कश्मीर का इतिहास इसमें बताया गया, नोट कर लेने बात को भी, ये कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कामसूत्र पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, कामसूत्र आपका ये लिखी है, कामसूत्र को लिखा है दोस्त, कामसूत्र पुस्तक वात्स्यायन। क्या बोलेंगे? वात्स्यायन ने लिखी है। किसने लिखी है? वात्स्यायन ने लिखी है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं, पंचतंत्र पुस्तक को किसने लिखा है? पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो आप बोलेंगे विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने? विष्णु शर्मा ने लिखा है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? बताइए, गीत गोविंद जो प्राचीन पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो गीत गोविंद को दोस्त जयदेव ने लिखा है। प्राचीन पुस्तक पूछी जाती है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और मिलिंद पन्हु को किसने लिखा है? मिलिंद पन्हु को किसने लिखा है? तो आप बोलेंगे इसको बौद्ध भिक्षु नागसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है। बुद्ध चरितम पुस्तक बताइए दोस्त, बुद्ध चरितम को किसने लिखा है? बुद्ध चरितम पुस्तक है प्राचीन, इसको किसने लिखा है? मुझे आप बताइए कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? और आप 10वीं पुस्तक मुझे बताइए, लाइफ डिवाइन, ये भी प्राचीन पुस्तक है, लाइफ डिवाइन को किसने लिखा है? ठीक है। तो बुद्ध चरितम किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। किसने? अश्वघोष ने। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। किसने? चंद्रबरदाई ने लिखी है। लाइफ डिवाइन किसने लिखी है दोस्त? आपका अरविंद घोष ने लिखी है। किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखी है। क्या बोलेंगे? अरविंद घोष ने लिखी है, ठीक है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महिलाओं के उत्थान में, और साथ में भारत रत्न भी उनको मिला। क्या विधानचंद्र राय थे? इन्होंने तो पूरे समाज का उत्थान किया। इनकी याद में हम चिकित्सक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर्स डे। बताइए जरा, डॉक्टर्स डे कब बनता है? 1 जुलाई को बनता है। उसी दिन हम सीए डे, उसी दिन हम जीएसटी डे भी मनाते हैं, ठीक है। और आपका विधानचंद्र राय इनको 1961 में मिला भारत रत्न। एम विश्वेश्वरैया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम थे भैया, इनको 1957 में भारत रत्न मिला। यूपी के सीएम थे पहले, 1957 में भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार पा चुके हैं। और महिला शिक्षा के लिए, महिला सुधार के लिए इन्होंने श्री नाथीबाई ठाकुर स्कूल खोला था, एसएमडीटी विद्यालय। और इनके जन्मदिन के कौन से साल पर इनको गवर्नमेंट ने ये पुरस्कार दिया था? क्या बोलेंगे भैया? 1858 में इनका जन्म हुआ था, और 100 वर्ष जब इनके पूरे हो गए तो 1958 में इनको भारत रत्न सरकार ने दिया था। तो एसएससी तो क्वेश्चन पूछती है, लेकिन एसएससी की जैसी स्ट्रेटेजी के यूपी नहीं पूछी जाएगी, इस बात के लिए क्लियर पिक्चर रखें। बहुत से लोग मैं आपसे कहता हूं, मेरी बहुत सारी स्ट्रेटेजी की वीडियोस है, मैं आपसे कहूंगा जाकर देखें, कोई अर्थ ही नहीं बनता। वो एसएससी की स्ट्रेटेजी का लीनियंट अलग है ना, लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बात के लिए कुछ बोले तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। एसएससी की जैसी स्ट्रेटेजी के कोई पूछेगा तो आप उसको तैयार भी करते रहेंगे, 15 दिन में उसको 5% भी तैयार नहीं होगा, ठीक है। बेसिक पूछी जाती है स्ट्रेटेजी और आप कर सकते हैं उसको आराम से, उसको हम टैकल कर लेंगे।
1858 कितने साल पे मिला था? बोलेंगे 100वें वर्ष पर मिला। मुझे बताइए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा वो भैया भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण है, कौन सा है? दूसरे नंबर पर कौन आता है? पद्म विभूषण आता है। तीसरे पर कौन आता है? वो दोस्त आपका पद्म भूषण आता है। और चौथे पर कौन आता है? इस क्रम में वो पद्मश्री आता है। कौन आता है? पद्मश्री आता है। ठीक है, तो भारत रत्न जो शुरू हुए वो 1954 में शुरू हुए। कब हुए? 1954। सबसे पहले किसको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। सी राजगोपालाचारी और आपका साथ में जो पहले वैज्ञानिक सीवी रमन जो थे उनको इन्हीं के साथ में मिला। तो सबसे पहले किसको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954। फिर आपसे पूछेगा सबसे पहले मरणोपरांत किसको भारत रत्न मिला? सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला था बताएंगे? गजब का प्रश्न है। सबसे पहले मरणोपरांत 1966 में मिला और लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, क्योंकि 64 से 66 तक ये हमारे देश के पीएम रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्या बोलेंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, बड़े साधारण इंसान थे। इनके बेटे की स्कूल की नोटबुक में लिखा हुआ था एड्रेस पीएम आवास। तो जो इनके बेटे थे उनसे इनके गुरुजी ने पूछा था, इनके बेटे गुरुजी ने पीएम आवास दिखा एड्रेस में, तुम्हारे पिताजी पीएम आवास में काम करते हैं? नहीं, मेरे पिताजी पीएम ही है। तो इतनी सरलता कि किसी उनके बेटे तक को जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ तक ना पता हो कि किसी पिताजी प्रधानमंत्री है। देश का सौभाग्य कैसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हुए। सबसे पहले मरणोपरांत। ठीक है, सबसे पहले महिला कौन है? मुझे बताइए सबसे पहले भारत रत्न पाने वाली महिला कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? वो भैया इंदिरा गांधी जी 1971 में। इंदिरा गांधी जी है सबसे पहले। इंदिरा गांधी जी को मिला, इंदिरा गांधी जी को मिला। ठीक है, मुझे बताएंगे पहले विदेशी कौन है भारत रत्न पाने वाले? पहले विदेशी जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या बोलेंगे? सीमांत गांधी थे, अब्दुल गफ्फार खान भारत के एकदम समर्थक, खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के एकदम विरोधी, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला। ये पहले विदेशी थे। दूसरे विदेशी कौन थे बता सकते हैं? वो नेल्सन मंडेला थे, उनको 1992 में मिला। तो 1992 में जब उनको मिला तो वो याद रखना पूछा था यहाँ पे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कब मिला? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मिला भैया 1992 में मिला नेल्सन मंडेला के साथ में। एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत महत्वपूर्ण है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब मिला? तो इनको मिला 1997 में। और रिसेंट वाले आपको पता ही है कौन कौन व्यक्ति हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को 1997 में। अच्छा मुझे बताइए जो सितार से संबंधित हैं, क्या बोलेंगे उनका नाम है? आपको 1999 में उनको भारत रत्न मिला। 1999 में किस व्यक्ति को मिला था? तो पंडित रविशंकर, सितार के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं पंडित रविशंकर? सितार वादन के लिए, सितार वादन के लिए। अच्छा फिर पूछा जाता है सन 2001 में किसको मिला? सन 2001 में मिला लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को मिला, लता मंगेशकर जी को, और इनके साथ में मिला बिस्मिल्लाह खान जी को। तो मुझे बताइए बिस्मिल्लाह खान जी जिन्होंने आजाद भारत में शादी पहली बार जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 तो उन्होंने ही शहनाई बजाई थी, बिस्मिल्लाह खान। और साथ में तभी जीवित थे भारत की आजादी को 50 वर्ष हो गए थे, 1997 में भी उन्होंने शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्लाह खान किसके लिए? शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। एक पहले पूछा था संगीतकार कौन है? बीच में एक नाम आ जाता है 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, उनको याद रखो। तो वो सबसे पहली जिनको संगीत में मिला एमएस सुब्बुलक्ष्मी, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार है। नहीं तो लोग लता मंगेशकर जी को चुन लेते हैं, गलती हो जाती है ना, आप लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो स्थापित किया गया तो पहली बार 1957 में स्थापित किया गया। अगर मैं बात करूं पहली बार दिया कब गया तो 1958 में दिया गया, 1958। क्या बोलेंगे? 1958 में पहली बार दिया गया। और किस सरकार द्वारा दिया था? फिलीपींस की सरकार द्वारा, क्योंकि उनके राष्ट्रपति थे तीसरे जिनका नाम था रमन मैग्सेसे। ठीक है, फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। और 1958 में पहली बार जो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे जी को दिया गया था। विनोबा भावे जी को दिया गया था। 1959 में दूसरे व्यक्ति कौन थे? वो भी भारतीय थे, सीडी देशमुख, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे, सीडी देशमुख जी को। और तीसरे जो व्यक्ति बने आपका 1962 में वो मदर टेरेसा। या पूछे आपसे कि भैया रमन मैग्सेसे पाने वाली पहली महिला कौन है? तो मदर टेरेसा आप कहेंगे। ठीक है, 2023 में भी बहुत चर्चित रहे। 2023 में भी भारतीय को मिला जिनका नाम है रवि कन्नन। क्या बोलेंगे? रवि कन्नन भैया बड़े इंपॉर्टेंट है। किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? तो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ही है दोस्त जिसको हम क्या बोलते हैं? नोबेल ऑफ एशिया, एशिया का नोबेल इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एशिया का नोबेल इसको हम कहते हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, फिलीपींस सरकार द्वारा। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं फिलीपींस बड़ा चर्चित है और ये जो पुरस्कार है ये कहाँ दिए जाते हैं? मनीला में दिए जाते हैं। मनीला में आप बता सकते हैं हेडक्वार्टर कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, बताएंगे फटाफट से कौन सा हेडक्वार्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक बार बताएंगे। मनीला भैया जी। साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भारत रत्न भी यहाँ पर गलत कर दिया, मैं देख लेता हूँ एक बार। 1990 होना चाहिए, मैंने गलती पूर्वक कुछ गलत लिख दिया है शायद। बाबा साहब 1990 होंगे भाई, यहाँ देखो इसमें करेक्ट करेंगे एक बार। 1990 ठीक होगा। 1992 में सत्यजीत रहे और 1992 में एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने अब्दुल कलाम जी को, अब्दुल कलाम जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने आपका पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। भारत में गवर्नमेंट को 1992 में दिया था, 1992 में कमी उन दोनों का। ठीक है, 1990 एकदम से सही होगा दोस्त, इसको करेक्ट करेंगे। एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे दोस्त, भैया करेक्ट कर चुके हैं इसको। अभी मैंने भाई का कमेंट देखा, उसी के लिए सॉरी। बहुत बढ़िया, आपने बताया मनीला में भैया एशिया विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। किसका? मनीला में किसका है? एक मिनट, एशिया विकास बैंक का कहाँ से लेते हैं? हाँ यहाँ पर। तो मनीला में क्या है? एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर है। अच्छा एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलेंगे 1966 में हुई थी। क्या बोलेंगे? 1966 में हुई थी। अब आएंगे इस पर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, या मौसम विज्ञान को निकट बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मौसम विज्ञान कहाँ पर है आपका साथी? वो जेनेवा में है। ठीक है, कहाँ पर है? जेनेवा। अच्छा जेनेवा में आप मुझे बता सकते हैं किसका है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का है। ठीक है, आपका अंकटाड का है, अंकटाड का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO का भी यहीं पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कहाँ पर है? ये सारे के सारे साथी आपके मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, सारे के सारे मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेनेवा में है। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क में आपका UN का मुख्यालय। किसका है? UN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? UN का हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। जैसे आपसे मैं बात करूं न्यूयॉर्क में और किसका बता सकते हैं? न्यूयॉर्क में और किसका? जैसे यूनेस्को का मुख्यालय मैं आपसे पूछूं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वो पेरिस में है। यूनेस्को का। और यूनिसेफ का कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। क्या बोलेंगे? यूनिसेफ का जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, कल इमरजेंसी फंड होता था। मुझे बताओ वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का है दोस्त आपका वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC अर्थात अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। यूनेप का यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है यूनेप का कहाँ पर है? वो नैरोबी में, नैरोबी अर्थात केन्या में उसका हेडक्वार्टर है। और मैं अगर बात करूं ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ओपेक का वियना में है। कहाँ पर है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जिसको हम कहते हैं ओपेक। नेक्स्ट अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान। तो अमजद अली खान वीणा या फिर सरोद? तो अमजद अली खान बहुत चर्चित नाम है दोस्त आपका, किससे है? सरोद से। इनके बेटे भी अमान अली खान, अयान अली खान। लेकिन यूपी एग्जाम से नहीं पढ़नी आपको, वो ऐसे ही पूछती है उनको, सरोद होगा। क्या होगा? सरोद। मुझे बताओ हरिप्रसाद चौरसिया, HP चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यहाँ जो लिख रहा हूँ ये कलाकार याद रखना है। HP चौरसिया का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खान, अभी मैं चलो तो आपको बताए थे। शिव कुमार शर्मा याद रखिए, शिव कुमार शर्मा एक बड़ा नाम है। क्या बोलेंगे? शिव कुमार शर्मा। आपका जाकिर हुसैन याद रखिए, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिनको बताओ बताते चलें। जाकिर हुसैन। एक मैं आपसे पूछूं पंडित किशन महाराज, जो गाने वाले हैं ना यूपी, इनको पूछता है किशन महाराज का संबंध किससे है? वी कुंज मणि का संबंध किससे है? वी कुंज मणि का संबंध किससे है? आपका S बालाचंद्र का संबंध किससे है? S बालाचंद्र का संबंध किससे है? और आपसे पंडित राम नारायण पूछेगा, पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? ठीक है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। तो आपका हरिप्रसाद चौरसिया किससे है दोस्त? आपका ये बांसुरी से है भैया। किससे है? बांसुरी से। शिव कुमार शर्मा सौ तारों वाले संतूर से है। ठीक है, जाकिर हुसैन आपका तबला से है। किससे है? तबला से है। किशन महाराज आपका तबला से है। वी कुंज मणि किससे है? ये बांसुरी से है। एन राजेंद्र नीला आपका एन प्रसन्न आदि। S बालाचंद्र अगर पूछे आपसे तो आप कहेंगे वीणा से है, वीणा से है। और पंडित राम नारायण ये किससे है दोस्त? आपका सारंगी से है। किससे है? सारंगी से। सारंगी से एक नाम और याद रख लीजिए, सकूर खान। क्या बोलेंगे? सकूर खान का संबंध किससे है? तो वो सारंगी से है। किससे है? सारंगी से है। सितार से मैंने आपको भी बताया था एक बड़ा नाम पंडित रविशंकर।
1999 में भारत रत्न है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीणा वायलिन, इतना जरूरी नहीं वायलिन। नेक्स्ट, सॉरी मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो किन राज्यों से उत्पन्न हुई है? तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बताएंगे एक बार? क्या बोलेंगे? सब घटा देना और बढ़ा देना। बेटा मुझे पता है क्या पढ़ाना है, चिंता नहीं करनी मेरे भाई मेरे बहन जो भी आप हैं, वो चिंता आप मुझ पर छोड़िए, ठीक है। आप चिंता करते रहोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। एग्जाम दे के आइए और तब बात करते हैं, तब बताना उस बात के बारे में। मैंने बताया कि या तो चेंज होगा, तो उससे डिपेंड करता है क्या इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी, तो फिर तो सब बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देके आइए सही, अगर तमीज का पेपर आता है तो तब हम बात करेंगे क्या गजब आया, तब लेकिन भूलना नहीं है। हम सब करोगे तब नहीं भूलेंगे, तब बोलेंगे इस बात को। मोहिनी अट्टम तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे भैया? केरल है। केरल का एक और है दोस्त, क्या बोलेंगे? कथकली। कथकली डांस कहाँ का है? तो केरल के दो हैं, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आपको बताएंगे मुझे। तो क्या बोलेंगे? केरल के कौन से दो हैं? एकमात्र राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो मोहिनी अट्टम, और जिन नामों में डबल टेवर में आते हैं वो सब कहाँ के होते हैं? वो केरल के ही होते हैं, और कथकली। अच्छा, दक्षिण भारत का और कौन सा है? आप बोलेंगे भैया भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है बताएंगे? भरतनाट्यम कहाँ का है भैया? वो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अच्छा, आपसे ओडिसी पूछे, ओडिसी कहाँ का डांस है? ओडिसी भैया उड़ीसा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है। तो चार तो ये हो गए आपका। और ऐसे ही मणिपुरी पूछा जाएगा आपसे, मणिपुरी डांस कहाँ का है? वो साउथ आपका नॉर्थ ईस्ट का है, मणिपुर का है। सत्रिया बताइए कहाँ का है? सत्रिया डांस कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट का। सत्रिया कहाँ का है भैया? असम का है। कहाँ का है? असम का है। और भैया कथक यूपी का है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी पूछा जाएगा कि यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो बोलेंगे भैया वो कौन सा है? वो कथक है। और ये पूछा जाता है आपसे, हाँ, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कौन सा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो अब इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बताएं जरा, कितने हैं टोटल? टोटल भैया 8 हैं। 8 में से देखो ये कहाँ का है? दोनों के दोनों कहाँ के हो गए? साउथ दक्षिण भारत, केरल दक्षिण भारत में। ये कहाँ का? दक्षिण भारत का। ओडिसी भारत में पड़ता है साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में। मणिपुर पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्ट में। सत्रिया पड़ता है आपका कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। कथक कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। और आपका ये कहाँ पर? ये भी साउथ में। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताना मुझे, बताना ऐसे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका संबंध दक्षिण भारत से है? तो दक्षिण भारत का S 1 2 3 और 4, 4 साउथ ईस्ट से। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसका संबंध उत्तर भारत से? कथक है, ठीक है। सत्रिया नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं? 2 हैं, याद रख लेना। आपसे पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नया अर्थात कुल 500 वर्ष पहले इसको शुरू किया गया। तो कितना है ये? 500 वर्ष पुराना है। और श्रीमद शंकर देव हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया। कौन है इसके फाउंडर? श्रीमद शंकर देव हैं, श्रीमद शंकर देव। और एक था आपका सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे पुराना है भरतनाट्यम, ये 2000 वर्ष पुराना है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है भैया? 2000 वर्ष पुराना है। और ये देवताओं के लिए समर्पित था, मंदिरों में किया जाता था, देवदासियों द्वारा, मंदिरों में, ठीक है, प्राचीन समय। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो गिर किसके लिए है साथी? एशियाई शेरों के लिए, जंगली गधे के लिए भी। एशियाई शेर, आप सोच लो, शेर बनना कि गधा बनना, दोनों डिपेंड आप सभी करेंगे जीवन में आप क्या बनेंगे। तो क्या बोलेंगे भैया? कुछ भी बन जाए, वो बन जाए। गिर कहाँ पर है? गिर है आपका गुजरात में। कहाँ पर है गिर? गुजरात में, ठीक है। अब कुछ नेशनल पार्क मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत चुनिंदा चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ साथी, क्या कि आप उनको लास्ट टाइम पे मेमोराइज करें। मुझे बताओ, काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए है, ये कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो काजीरंगा असम में है। क्या बोलेंगे? काजीरंगा असम में है। असम में ही ओरंग है, ओरंग नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी असम में है। ऐसे ही दोस्त अगर हम बात करते हैं राजस्थान में कौन से हैं? राजस्थान में भैया केवला देव है, केवला देव है, और रणथंबोर है। पूछे जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत, रणथंबोर है, सरिस्का भी है यूं तो, ठीक है। राजस्थान में हो गए आपका। मुझे बताओ भीतरकनिका कहाँ पर है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो भीतरकनिका भैया उड़ीसा में है। कहाँ पर है? भीतरकनिका उड़ीसा में है। और आपका पूछ सकते हैं इसमें नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो अरुणाचल में है दोस्त। कहाँ पर है? अरुणाचल में है। कीबुल लामजाओ कहाँ पर है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो कीबुल लामजाओ दोस्त ये आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है? ये आपका मणिपुर में है, ठीक है। हेमिस कहाँ पर है दोस्त आपका? हेमिस दोस्त आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है? हेमिस आपका लद्दाख में है। और पेरियार पढ़े रहो, यारी से कहाँ के पढ़े लिखे लोग? केरल के। केरल सबसे ज्यादा साक्षरता है, यारी से पढ़े रहते हैं, ठीक है। ऐसे आपसे पूछूं मैं, कंवर लेक कहाँ पर है बताएंगे? कंवर लेक और आपका दोस्त वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे ये है भैया हमारे कहाँ पर? बिहार में। आपसे मैं पूछूं चिल्का झील अभयारण्य कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे चिल्का झील अभयारण्य जो है भैया वो उड़ीसा में मौजूद है। कहाँ पर है? उड़ीसा में मौजूद है, ठीक है। और आज का ये आपका होमवर्क का प्रश्न है कि पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। अभी दोस्त आपका मैथ्स की क्लास शुरू होगी 5 बजे से, ठीक है। राहुल सर उसको कराने वाले हैं, ठीक है। तो पटना पक्षी अभयारण्य याद का होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लास का शेड्यूल आपको पता चल चुका होगा, मेहनत करने की जरूरत है दोस्त। आपको कहते हैं ना नींद चैन को त्यागो तुम, अब वो समय आ चुका है, ठीक है भाई। तो ये आपका साथी होमवर्क का प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर देना और रोज मेहनत करनी है। बाकी सब चीजों से बचना है कि खोल दिया पिंजरा पंछी आजाद हैं सारे, खोल दिया पिंजरा पंछी आजाद हैं सारे, तेरे दिए गम आज भी याद हैं सारे, छोड़ो ना जाना ये मोहब्बत की बातें, बस ये जान लो ये आशिक बर्बाद हैं सारे। तो भाई साहब पढ़िए, अब बाकी चीजों पर विराम दीजिए। और क्योंकि ये शायद अंतिम समय वो समय होगा जिसमें आपकी जगह कोई और ले लेगा, आप उस 60,000 में शामिल हो सकते हैं, नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और प्रतिभा इस बात को तय करेगी कि आप उसमें स्थान बना पाएंगे। थैंक यू, नमस्ते, मिलते रहेंगे हर रोज 3 बजे। परिश्रम की जरूरत होगी दोस्त, मेहनत की जरूरत होगी, तो वो मेहनत मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों से ये कि आप उस मेहनत को करेंगे। क्योंकि वो सपने अगर आप कक्षा में सीधी सी बात, सपना तो है ज्वाइन होने का, करोगे। बस जरूरत है कि आप किससे आगे निकल पाते हैं, ठीक है। इसको आप अपने आगे देखते हैं, किससे आगे निकल सकते हैं, उसकी अब जरूरत है। तो थैंक यू, नमस्ते, जुड़ना ना भूलें। लव यू ऑल, जय।